एक जनरल का गुस्सा, सेना के भीतर एक खूनी सफाई, महिला नॉन कमीशन्ड अधिकारी उस युवा सैनिक की अनियंत्रित जैविक घटना का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाते हुए ठहाके लगाकर हंस रही थीं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी क्रूरता को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि उस सैनिक की अपनी मां, एक सेना की मेजर जनरल थी। नरक के द्वार खोलने के बाद उस जनरल ने वर्दी में छिपे उन कचरे की खूनी सफाई शुरू की जिससे पूरी सैन्य संस्था अपनी जड़ों तक हिल गई। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कहानी का आनंद लेते हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन चालू करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। कर्नाटक के बेलगाम में स्थित कमांडो स्कूल के ऊपर तपता सूरज मानो सब कुछ पिघला देने में सक्षम था। डामर फैलकर मृग तृष्णा पैदा कर रहा था और उस पर लुढ़कते हुए प्रशिक्षु सैनिकों के जूतों की खुरदरी आवाज उबलती हवा में समाती जा रही थी। उस जलते हुए नरक के बीच में खड़ा था सिपाही विक्रम सिंह। उसकी मां मेजर जनरल अंजलि शर्मा थीं, एक लौह महिला जो अग्रिम पंक्ति में एक इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व करती थीं। उसकी मां का अस्तित्व उसके लिए गर्व भी था और एक बंधन भी जिसे विक्रम तोड़ना चाहता था। लोग हमेशा उसके बारे में एक जनरल के बेटे के रूप में फुसफुसाते थे और उसकी हर उपलब्धि उसकी मां की छाया में धूमिल हो जाती थी। इसीलिए मानो भागते हुए उसने सबसे कठिन जगह चुनी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसका मानना था कि वह उसकी मां की शक्ति से अछूती रहेगी। नौसेना के मार्कोस मरीन कमांडो, जहां उसे केवल अपनी इच्छा शक्ति और शारीरिक बल पर टिकना था। उन सब में से उसने सागर प्रहरी यूनिट को चुना, एक ऐसी विशिष्ट इकाई जहां गिने चुने लोग ही टिक पाते थे। उसके जाने से एक रात पहले उसकी मां चुपचाप उसके छोटे बालों पर हाथ फेरती रही। उसके हाथ एक सैनिक के हाथ थे, कठोर और खुरदुरे, लेकिन विक्रम उनमें छिपी चिंता और प्यार को महसूस कर सकता था। अपना ध्यान रखना, बस यही उसकी मां ने कहा था। उस दिन से विक्रम ने जानबूझकर अपनी मां के अस्तित्व को अपने मन से मिटा दिया। यहां वह अब एक जनरल का बेटा नहीं था बल्कि सिपाही विक्रम सिंह नामक नंबर वाली एक वर्दी का टुकड़ा था। सागर प्रहरी का प्रशिक्षण कल्पना से परे था। नरक सप्ताह के रूप में जाने जाने वाले चरम प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्होंने बार बार अपने सिर को समुद्र तट की कीचड़ में तब तक डुबोया जब तक कि लहरें उन्हें बहा न ले गईं, और सिर पर भारी रबर की नावें उठाकर पहाड़ों पर चढ़ाई की। नींद एक विलासिता थी और भोजन केवल जीवित रहने के लिए ईंधन भरना था। मानव गरिमा शब्द उस जगह पर मौजूद नहीं था। वहां केवल आदेश, आज्ञाकारिता और एक अजीब एकजुटता थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने चरम पीड़ा पर विजय प्राप्त की हो। विक्रम ने अपने दांत भींचे और डटा रहा। उसने अपनी मां का चेहरा न सोचने की पूरी कोशिश की। यह उसकी अपनी लड़ाई होनी थी। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई और उसका पहले का दुबला पतला शरीर अब मजबूत मांसपेशियों से सजने लगा था। उसके साथी शुरू में उस पर शक करते थे, उसे एक विशेषाधिकार प्राप्त बिगड़ा हुआ बच्चा मानते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ती गई और उन्होंने उसे चुपचाप सभी कष्टों को सहते हुए देखा, वे धीरे धीरे उसके लिए अपने दिल खोलने लगे। उस दिन चिलचिलाती गर्मी बाकी दिनों की तरह ही थी। सुबह भर चले संगीन बेयोनेट लड़ाई के अभ्यास ने सभी प्रशिक्षु सैनिकों को कीचड़ और पसीने से लथपथ कर दिया था। वे थकान से लगभग बेहोश होने वाले थे। जब दोपहर के भोजन का समय आखिरकार आया तो भोजन की थाली पकड़े हुए उनके हाथ ताकत खत्म हो जाने के कारण कांप रहे थे। वे बड़ी मुश्किल से चावल अपने गले से नीचे उतार रहे थे। भोजन के बाद 30 मिनट का आराम का समय रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह मीठा लग रहा था। विक्रम और उसके साथी तुरंत प्रशिक्षण मैदान के कोने में एक घने पेड़ के नीचे गिरे हुए पेड़ों की तरह लेट गए। मिट्टी, पसीने और चिपचिपी हवा की गंध मिलकर दम घोंट रही थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी चेतना तुरंत फीकी पड़ गई, मानो शरीर के सभी कार्य रुक गए हों और वह गहरी नींद में चला गया हो, जहां केवल जीवित रहने के लिए न्यूनतम सांसें बची थीं। पता नहीं कितना समय बीत चुका था। विक्रम ने एक सपना देखा, एक सपना जिसमें वह अपने घर के नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और उसकी मां के हाथ के बने स्वादिष्ट आलू परांठे की महक उसकी नाक में गुदगुदी कर रही थी। यह एक शांतिपूर्ण, आरामदायक और उन सभी चीजों से भरा सपना था जिनकी उसे याद आ रही थी।
और उस शांति के शिखर पर उसके युवा और स्वस्थ शरीर ने उन प्रवृत्तियों को मुक्त कर दिया जो अब तक दबी हुई थीं। 2 दशक तक जीवित रहे उस युवक के शरीर में एक बहुत ही स्वाभाविक और स्वस्थ शारीरिक घटना घटी। इसे न तो रोका जा सकता था और न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता था। तभी एक तीखी आवाज ने उसकी धुंधली चेतना को भेद दिया। अरे वो देखो, दिन दहाड़े ही इसके अरमान जाग गए। आवाज उपहास से भरी थी। विक्रम चौंक कर होश में आया, लेकिन उसका शरीर अभी भी नींद की जड़ता में बंधा हुआ था। हजारों किलोग्राम भारी महसूस हो रहा था। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसने 2 महिला एनसीओ को अपनी ओर देखते हुए और खिलखिलाते हुए देखा। वे सार्जेंट रीना पाटिल और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर थीं। दोनों की यूनिट में बुरी प्रतिष्ठा थी। वे पुरुष सैनिकों को नीचा दिखाने और उनसे नफरत करने के लिए जानी जाती थीं। हालांकि वे खुद भी कठोर प्रशिक्षण से सैनिक बनी थीं, वे हमेशा पुरुष सैनिकों के साथ संभावित अपराधियों या आदिम प्राणियों जैसा व्यवहार करती थीं, सिर्फ इसलिए कि वे पुरुष थे। उनके शब्द हमेशा चाकू की तरह तेज होते थे और वह चाकू हमेशा कमजोर सैनिकों पर निर्देशित होता था, सिर्फ इसीलिए कि ये मर्द हैं। अगर ट्रेनिंग मुश्किल हो तो क्या ऐसे अपना तनाव निकालते हैं? कितना घिनौना है, सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या ने कहा। सार्जेंट रीना उसकी बात पर ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तभी तो इन्हें जानवर कहना ठीक है, बस अनियंत्रित जानवर। उनकी आवाज बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। पास में आराम कर रहे कुछ अन्य प्रशिक्षु सैनिक बेचैन होने लगे और उस दृश्य को देखने लगे। विक्रम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शर्मिंदगी ने मानो उसके पूरे शरीर में खून को उल्टा बहा दिया हो। जिस क्षण उसकी एक होक हो गरिमा को इस तरह से छीन लिया गया, वह नरक के प्रशिक्षण या हड्डियों को चीर देने वाले दर्द से भी ज्यादा मुश्किल था। वह कुछ नहीं कह सका। एक सिपाही एक एनएससीओ से क्या कह सकता है? वह केवल अपने अकड़े हुए शरीर से उठने की व्यर्थ कोशिश कर सकता था। उसके साथियों की नजरें चुभ रही थीं, दया की नजरें, उलझन भरी नजरें और कुछ नजरें जो जानबूझकर दूर देख रही थीं। ये सभी नजरें विक्रम के दिल में चुभने वाले खंजर बन गईं। शर्म क्यों आ रही है? तो तुम्हें शर्म आती भी है। लड़कों का तो काम ही है अपनी पैंट गीली करते रहना। सार्जेंट रीना का मजाक खत्म नहीं हो रहा था। वह विक्रम की प्रतिक्रिया का आनंद ले रही थी जैसे उसे कोई दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। विक्रम ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक उसे खून का स्वाद नहीं आ गया। उसने सोचा कि इनसे पिटकर मर जाना बेहतर होगा। यह अपमान की भावना धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रही थी। वह यहां इसीलिए आया था ताकि वह अपनी मां पर निर्भर न रहे। उसने अपनी ताकत पर खड़ा होने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना था, लेकिन अब उसे सबसे दयनीय और असहाय तरीके से कुचला जा रहा था। उसका स्वाभिमान, उसका दृढ़ संकल्प, वह सब कुछ जिसे वह यहां बनाए रखना चाहता था, अब उन 2 महिलाओं की जबान से खिलवाड़ बन गया था। ठीक उसी समय प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर एक अप्रत्याशित सन्नाटा छा गया। एकदम घोंटने वाला सन्नाटा, मानो शोर मचाने वाले झिंगुरों की आवाज भी शांत हो गई हो। विक्रम के चारों ओर गूंज रही सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या की हंसी भी धीरे धीरे थम गई। उन्होंने एक अजीब माहौल महसूस किया। प्रशिक्षण मैदान के कोने में एक महिला एक प्रभावशाली औपचारिक वर्दी पहने खड़ी थी। गर्मी के मौसम की चिलचिलाती धूप में भी उसकी उपस्थिति में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसके कंधों पर 2 सुनहरे सितारे चमक रहे थे। वह मेजर जनरल अंजलि शर्मा थीं। एक मां के दिल के साथ वह चुपचाप प्रशिक्षण मैदान में सिर्फ यह देखने के लिए आई थीं कि क्या उनका बेटा ठीक है, क्या उसे कोई कठिनाई हो रही है। और अंत में उसने अपने बेटे के जीवन के सबसे शर्मनाक क्षण और वर्दी में उन शैतानों को देखा जो उस अपमान पर शुरू से अंत तक हंस रही थीं। मेजर जनरल अंजलि की आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। यह गुस्से या दूहक से परे एक अत्यधिक ठंडक थी, मानो सब कुछ जमा देने में सक्षम हो। वह धीमी लेकिन दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। सूखी जमीन पर पड़ते उसके जूतों की आवाज पूरे मैदान में भारी गूंज रही थी, जैसे किसी मौत की सजा पाए कैदी के दिल पर बजने वाला नगाड़ा। रीना और दिव्या को आखिरकार स्थिति का एहसास हुआ और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे समझ नहीं पा रही थीं कि जिस डिवीजन कमांडर की वे आसमान तक पूजा करती थीं, वह इस समय यहां क्यों प्रकट हुई। उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और उनके शरीर डर से जम गए थे। मेजर जनरल अंजलि का प्रकट होना अवास्तविक लग रहा था, मानो यह किसी खराब ढंग से मंचित नाटक का एक दृश्य हो।
गर्मी और धूल से भरे प्रशिक्षण मैदान में सभी हलचलें और आवाजें एक पल में रुक गईं। केवल पास आती सूखी जमीन पर पड़ते उसके जूतों की आवाज ही हर किसी के कानों में गूंज रही थी। वह आवाज नियमित और ठंडी थी और उसका हर कदम मानो आसपास की हवा को जमा रहा था। सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या अपनी जगह पर झड़वत खड़ी थीं। कुछ समय पहले जो उपहास और अपमान की मुस्कान उन्होंने सिपाही विक्रम सिंह पर फेंकी थी वह गायब हो चुकी थी और उनके पीले चेहरों पर अब केवल आदिम भय था। वे बिल्कुल नहीं समझ पा रही थीं कि एक सेना की मेजर जनरल मार्कोस के प्रशिक्षण मैदान में क्यों दिखाई दी और वह भी इसी समय क्यों। लेकिन उनके कंधों पर चमकते 2 सितारे और उनके भावहीन चेहरे से निकल रही ठंडी नाराजगी किसी भी फटकार या संकट की तुलना में कहीं ज्यादा असाधारण दबाव डाल रही थी जिसका उन्होंने अपनी सैन्य सेवा के दौरान कभी अनुभव किया हो। विक्रम अभी भी आधी लेटी हुई स्थिति में जमा हुआ था। उसका दिमाग खाली था। शर्म, अपमान और अब उलझन का मिश्रण उसे कुछ भी सोचने में असमर्थ बना रहा था। उसकी मां यहां क्यों थी? उसे अपनी सबसे दयनीय उपस्थिति अपनी मां के सामने ही क्यों दिखानी पड़ी? वह उस समय धरती में समा जाना बेहतर समझता। अपनी मां की मदद पर निर्भर न रहने के उसके सभी प्रयास एक पल में चकनाचूर हो गए। अंजलि ने अपने बेटे की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली जो एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ दयनीय लग रहा था। उसके सीने में कुछ गर्म सा उठा लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। इस समय वह एक बच्चे की मां नहीं थी, वह भारतीय सेना की एक जनरल थी और उसके सामने उसका बेटा होने से पहले वह एक निचले स्तर का सैनिक था जिसे एक कमांडर के रूप में उसे बचाना और उसकी जिम्मेदारी लेनी थी। और उस सैनिक की गरिमा को उन्हीं लोगों द्वारा बेरहमी से कुचला जा रहा था जो वर्दी भी पहने हुए थे। वह उन 2 महिला एनएससीओ के सामने खड़ी हो गई। दूरी केवल कुछ कदमों की थी। वह छोटी दूरी एक ऐसी नदी की तरह महसूस हो रही थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या ने सहज रूप से पहले सलाम किया। जय हिंद मैडम जनरल। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर रिपोर्टिंग। लेकिन उसका सलाम पूरा नहीं हुआ। अंजलि की ठंडी नजर ने मानो उसका मुंह बंद कर दिया हो। अंजलि ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया और मानो उनके अस्तित्व को स्वीकार न करने वाली नजर से उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। वह नजर केवल एक फटकार नहीं थी, उस नजर में एक ठंडा और भारी अपमान था, मानो किसी इंसान के अस्तित्व के मूल्य को उसकी जड़ों से ही नकार दिया हो। सार्जेंट रीना कांपते हुए सिर झुकाए खड़ी रही। उसमें जनरल की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। प्रशिक्षण मैदान में सभी प्रशिक्षु सैनिक और प्रशिक्षक उस दृश्य को देखते हुए अपनी सांसें रोके हुए थे। हर कोई जनरल के मुंह से निकलने वाली जोरदार डांट का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कान फाड़ देने वाली चीखों या अकल्पनीय अनुशासनात्मक सजा की कल्पना की, लेकिन अंजलि के मुंह से निकले शब्द उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थे। एक बहुत ही धीमी और शांत आवाज में, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा तेज और स्पष्ट, उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज एक दूसरे से टकराते बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडी और कठोर थी। तुम लोग सैनिक हो या वर्दी में कचरा। केवल एक वाक्य। उस वाक्य में कोई सवाल या गुस्सा नहीं था, केवल एक ठंडे तथ्य की पुष्टि थी। उस एक वाक्य ने उन दोनों महिला एनएससीओ के दिलों को वज्रपात से भी ज्यादा मजबूती से भेद दिया। उस वाक्य ने उनके पद या पद पर सवाल नहीं उठाया। यह एक घोषणा थी जिसने एक सैनिक के रूप में उनकी पहचान को उसकी जड़ों से ही उखाड़ दिया। यदि सैनिक नहीं तो तुम जो यह वर्दी पहने हो केवल कचरा हो, एक क्रूर कलंक। रीना और दिव्या के चेहरे से पूरी तरह से रंगत उड़ गई। कचरा शब्द उनके दिमाग में बैठ गया और सभी विचारों को रोक दिया। उन्होंने पुरुष सैनिकों को नीचा दिखाकर और अपनी श्रेष्ठता का दावा करके सैन्य जीवन में अपनी जगह बनाई थी। एक सैनिक के रूप में गौरव, एक एनएससीओ के रूप में पद, यही उनकी ढाल और हथियार थे। लेकिन अब एक सेना की मेजर जनरल ने केवल एक वाक्य से उनके गौरव के मूल को नष्ट कर दिया था। उस समय वे अब एनएससीओ नहीं थीं, वे केवल कमजोर इंसान थीं जो अपमान में नग्न खड़ी थीं। अंजलि ने अब उनकी ओर नहीं देखा। उसके लिए वे अब बात करने के लायक भी नहीं थीं। वह मुड़ी और अपने बेटे से कहा जो उसे उलझन से देख रहा था। उसकी आवाज अभी भी धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म कंपन था। सिपाही विक्रम सिंह। जी, सिपाही विक्रम सिंह। विक्रम ने उठने की कोशिश करते हुए जवाब देने का प्रयास किया। हिलो मत।
अंजलि के दृढ़ शब्दों ने विक्रम की हरकत रोक दी। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम भारत गणराज्य के मार्कोस के एक सिपाही हो और मैं इस देश के सभी सैनिकों के सम्मान के लिए जिम्मेदार कमांडर हूं। मैंने तुम्हारे सम्मान को कुचलते हुए देखा। मूर्ख है, यह वैसा ही है जैसे पूरे भारत के सैनिकों के सम्मान को कुचला गया हो। मैं इस मामले को कभी भी हल्के में नहीं लूंगी। उसके शब्द विक्रम को संबोधित थे, लेकिन साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक घोषणा भी थी। यह इस बात पर जोर देता था कि यह व्यक्तिगत भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि सैन्य अनुशासन और सैनिक की गरिमा से जुड़ा एक सार्वजनिक मामला है। उसने मौलिक रूप से इस गलतफहमी को रोक दिया कि उसके बेटे को विशेष व्यवहार मिल रहा है और साथ ही इस घटना को पूरी भारतीय सेना का मामला बना दिया। विक्रम अपनी मां का मतलब समझ गया। उसकी मां इस समय उसे एक बच्चे के रूप में सांत्वना नहीं दे रही थी, एक सैनिक के रूप में वह उसकी गरिमा की रक्षा कर रही थी और उससे भी आगे ढह चुके सैन्य सम्मान को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। उस समय विक्रम के दिल में कुछ गर्म सा उमड़ आया। यह अब शर्म की बात नहीं थी। अंजलि हवा में चिल्लाई। उसकी आवाज अब धीमी नहीं थी। वह आवाज स्टील की तरह कठोर और अधिकारपूर्ण थी, जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। यह प्रशिक्षक कौन है? पास में खड़ा एक प्रशिक्षक गोली की तरह दौड़ा और उसके सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जी, कमांडो स्कूल के प्रशिक्षक कैप्टन आदित्य वर्मा। तुरंत इस इकाई में अपने सर्वोच्च कमांडर से संपर्क करो। बताओ कि मेजर जनरल अंजलि शर्मा यहां हैं और तुरंत सैन्य पुलिस के कमांडर से संपर्क करो। उसे 10 मिनट में यहां आने का आदेश दो। यदि वह 1 मिनट भी देर से आता है तो उससे कहना कि वह भी जिम्मेदार होगा। उसके आदेश संक्षिप्त और दृढ़ थे। कैप्टन आदित्य ने पीले पड़े चेहरे से आदेश दोहराया और बिजली की गति से भागा। जैसे ही सैन्य पुलिस के कमांडर का शब्द निकला, प्रशिक्षण मैदान फिर से जम गया। यह अब केवल अनुशासन के उल्लंघन का मामला नहीं था जिसे मौके पर ही निपटा दिया जाए। यह एक डिवीजन कमांडर की धधकती इच्छा थी कि वह औपचारिक रूप से जांच शुरू करे और इसे जड़ों तक खोदे। तभी रीना और दिव्या को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। उन्हें देर से एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक नौसिखिया सिपाही को ही नहीं छेड़ा था, बल्कि एक सोए हुए शेर के पंजे को, भारत की सबसे खतरनाक बाघिन के बच्चे को छेड़ा था। अंजलि फिर से हाथ बांधकर चुप हो गई। वह बिना हिले डुले खड़ी रही और प्रशिक्षण मैदान को देखती रही। जैसे तूफान से पहले की शांति, उसकी चुप्पी ने उसके आसपास की हर चीज पर हावी हो गई। केवल खड़े रहने से ही वह एक राजसी पहाड़ की तरह महसूस हो रही थी। किसी ने भी उससे बात करने या उसके सामने कोई अनावश्यक हरकत करने की हिम्मत नहीं की। समय मानो रुक गया था और प्रशिक्षण मैदान की पूरी हवा एक महिला जनरल के ठंडे गुस्से के नीचे भारी महसूस हो रही थी। असली ताकत क्या होती है और एक सैनिक की गरिमा का अपमान करने की हिम्मत करने वालों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? उन सबका पहला अध्याय अभी शुरू ही हुआ था। 10 मिनट का समय अनंत काल तक महसूस हो सकता है या पलक झपकते ही बीत सकता है। मेजर जनरल अंजलि द्वारा सैन्य पुलिस सीएमपी के कमांडर को बुलाने के 10 मिनट बाद का समय उस प्रशिक्षण मैदान में हर किसी के लिए अनंत काल जैसा महसूस हुआ। सूरज अभी भी तेज था, लेकिन किसी को भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। जनरल द्वारा प्रसारित ठंडे गुस्से ने मानो सारी गर्मी निगल ली हो। सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या फैसले का इंतजार कर रहे कैदियों की तरह अपनी जगह पर जम गई। उनमें सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी, घुटने टेकने की तो दूर की बात थी। उनके दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे। इस स्थिति से कैसे निकला जाए? क्या माफी मांगनी चाहिए या अपना बचाव करना चाहिए? लेकिन अंजलि के चेहरे पर कोई भी बहाना या माफी स्वीकार करने के कोई संकेत नहीं थे। वह एक ऐसे न्यायाधीश की तरह लग रही थीं जिसने अपना फैसला सुना दिया हो। विक्रम सिंह अभी भी अपनी जगह पर लेटा हुआ था। उसकी मां ने हिलने डुलने से मना किया था। शायद यह उसके प्रति एक तरह की चिंता थी, या शायद यह इस घटना के शिकार और गवाह के रूप में घटना स्थल को सुरक्षित रखने का एक अनकहा आदेश था। उसने अपनी धूल भरी वर्दी की पैंट को देखा। वह निशान जो कुछ समय पहले उसे शर्म से पानी पानी कर रहा था, अब शर्मनाक नहीं था। यह अब एक अमिट अपमान का सबूत बन गया था और एक बड़े गुस्से का कारण जो जल्द ही फटने वाला था। मैदान के छोर से एक सैन्य जीप धूल उड़ाते हुए तेजी से आती दिखी।
वादा किए गए 10 मिनट का समय अभी खत्म भी नहीं हुआ था। जीप मैदान के बीच में अचानक रुकी और कार से उतरे सैन्य पुलिस के कमांडर मेजर जनरल अंजलि के सामने हांफते हुए भागे। वह नौसेना सैन्य पुलिस के कमांडर थे, कर्नल राजेश कुमार। जय हिंद जनरल। सैन्य पुलिस कमांडर कर्नल राजेश कुमार। आदेश की प्रतीक्षा में कर्नल राजेश का चेहरा पसीने से चमक रहा था और उनकी सांसें फूल रही थीं। एक सेना की मेजर जनरल, खासकर एक अग्रिम पंक्ति के डिवीजन कमांडर मार्कोस के प्रशिक्षण मैदान में प्रकट होती हैं और सीधे सीएमपी को बुलाती हैं। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यहां आने के रास्ते में उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सैन्य रहस्यों के लीक होने, भगोड़े होने या आग्नेयास्त्रों की घटना जैसी सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना कर रहे थे। अंजलि ने कर्नल राजेश की ओर देखा भी नहीं, केवल अपनी ठुड्डी से उन दो जमी हुई महिला एनएससीओ की ओर इशारा किया। उन दो लोगों को देखो जी जनरल, सार्जेंट रीना पाटिल और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर। कर्नल राजेश को रास्ते में स्थिति का संक्षिप्त विवरण मिल गया था, लेकिन इसे सीधे अंजलि के मुंह से सुनने पर एक अलग ही दबाव महसूस हुआ। उन्होंने एक सैनिक को अमिट अपमान दिया है जो प्रशिक्षण के दौरान एक पल के लिए सो गया था। यह केवल अनुशासन लागू करने के लिए कहे गए शब्द नहीं थे। यह केवल अनुशासन लागू करने के लिए कहे गए। यह एक इंसान की गरिमा को ऐसे कुचलने की कार्रवाई थी जैसे वह कोई कीड़ा हो। मैंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जी जनरल, अब से मैं तुम्हें कुछ निर्देश दूंगी, उन्हें बिना किसी आपत्ति के ठीक ठीक पूरा करना। जी पूरा करूंगा जनरल। कर्नल राजेश ने अपनी पीठ सीधी की। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। पहला, तुरंत इन दोनों एनएससीओ को उनके पद से हटाओ और उन्हें सैन्य पुलिस की कोठरी में बंद कर दो। जांच के दौरान किसी से भी मिलने या संपर्क करने पर सख्ती से रोक लगाओ। उनके सभी निजी सामान, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, जब्त कर लो और डिजिटल फॉरेंसिक करो। पता लगाओ कि क्या उन्होंने आज की घटना को रिकॉर्ड किया है या उनके पास सैनिकों को नीचा दिखाने और अपमानित करने वाले बातचीत का कोई इतिहास है। जी पूरा करूंगा। दूसरा, एक विशेष जांच दल का गठन करो। यदि आवश्यक हुआ तो मैं सेना के महानिरीक्षक से समर्थन मांगूंगी। मैं अपने खुद के कर्मियों को भेजूंगी। उनकी पूरी सेवा के रिकॉर्ड की जांच करो। यह पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच करो कि क्या किसी अन्य सैनिक ने कभी उनसे मौखिक, शारीरिक या यौन अपमान का अनुभव किया है। यदि एक भी पीड़ित है तो सब कुछ दर्ज करो। उनकी गुमनामी की गारंटी दो और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करो ताकि वे बिना किसी प्रतिशोध के डर के गवाही दे सकें। जी समझ गया। तीसरा, इस मामले को केवल एक हल्के नैतिक उल्लंघन के रूप में मत देखो। यह विध्वंसक कार्रवाई के बराबर है जो अंदर से युद्धक शक्ति को खोखला कर देती है। यह एक गंभीर अपराध है जो सैनिकों के मनोबल को गिराता है, कमांडरों और अधीनस्थों के बीच विश्वास को नष्ट करता है और सैन्य सम्मान को कलंकित करता है। लागू किए जा सकने वाले सबसे भारी सैन्य कानून की समीक्षा करो और उन्हें एक उदाहरण बनाओ ताकि ऐसी घटनाएं सेना के भीतर फिर कभी ना हो। अंजलि का हर आदेश एक खंजर की तरह तेज और विशिष्ट था। कर्नल राजेश कुमार ने यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। यह एक नाराज जनरल के भावनात्मक निर्देश नहीं थे। यह एक अनुभवी कमांडर का ठंडा मूल्यांकन था जो सभी कानूनी प्रक्रियाओं और जांच की दिशा को ठीक ठीक समझता था। उन्होंने न केवल 2 एनएससीओ को दंडित करने बल्कि सैनिकों के मानवाधिकारों को कम आंकने की संस्कृति को जड़ से खत्म करने का एक मजबूत दृढ़ संकल्प दिखाया जो शायद सेना के भीतर फैल चुकी हो। रीना और दिव्या अंजलि के शब्द सुनकर लगभग बेहोश हो गईं। कोठरी में हिरासत, डिजिटल फॉरेंसिक, विशेष जांच दल, विध्वंसक कार्रवाई, वे शब्द जो उन्होंने अब तक केवल सैन्य कानून के नाटकों में सुने थे, अब उनकी जीवन की कहानी बन गए थे। उनके दिलों में चुभ रहे थे। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनके कर्मों के कितने भयानक परिणाम होंगे, लेकिन पछतावा बहुत देर से हुआ। कर्नल राजेश के आदेश पर सशस्त्र सैन्य पुलिसकर्मी प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए। वे खाली चेहरे वाली रीना और दिव्या के पास पहुंचे और उनकी दोनों बाहें पकड़ लीं। दोनों ने कोई विरोध नहीं किया, कर भी नहीं सकती थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। जब पीएम द्वारा घसीट कर ले जाया जा रहा था,
दिव्या कौर ने अंतिम प्रतिरोध के रूप में अंजलि की ओर चिल्लाया, जनरल, हम गलत थे। हमने एक बड़ा पाप किया है। लेकिन क्या जनरल यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वह सैनिक जनरल का बेटा है? यह अनुचित है। यह सबसे मूर्खतापूर्ण सवाल था और अपनी कब्र खुद खोदने की कार्रवाई थी। अंजलि घसीट कर ले जाए जा रहे लोगों की ओर मुड़ी और पहली बार उसकी अभिव्यक्ति बदली। यह अपमान से भरी एक ठंडी मुस्कान थी। तो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं यह क्यों कर रही हूं? हाँ, वह सैनिक मेरा बेटा है। लेकिन आज तुमने सिर्फ मेरे बेटे का अपमान नहीं किया है, तुमने इस देश के उन सभी बेटों का अपमान किया है जो भारी प्रशिक्षण के बीच चुपचाप देश के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं यह अपने बेटे की रक्षा के लिए नहीं कर रही हूं, मैं यह इस देश के सभी बेटों को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए कर रही हूं। उसके शब्द पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठे। यह सुनकर चुपचाप देख रहे सभी प्रशिक्षु सैनिकों की आंखों की चमक बदल गई। अब तक वे मेजर जनरल अंजलि को केवल विक्रम सिंह की मां और एक डरावनी शासक के रूप में मानते थे, लेकिन अब वह उन सभी का बचाव कर रही थीं। सिर्फ विक्रम का नहीं, उन्होंने उनकी कुचली हुई गरिमा को बहाल करने के लिए तलवार उठा ली थी। उस समय मेजर जनरल अंजलि उन सभी के लिए मां बन गईं और सबसे भरोसेमंद कमांडर। उसके आदेशों की गूंज प्रशिक्षण मैदान से परे पूरे मार्कोस और फिर पूरी भारतीय सेना में फैलने लगी। एक महिला जनरल द्वारा फेंकी गई एक छोटी सी गेंद एक बड़ा संकेत बन गई थी, जो सेना नामक विशाल संगठन के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ रही थी। सैन्य पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई सार्जेंट रीना पाटिल और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर की जांच मेजर जनरल अंजलि के निर्देशों के अनुसार तेजी से और पूरी तरह से चली। कर्नल राजेश कुमार को एहसास था कि यह मामला सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है जो उनके पूरे करियर को दांव पर लगा सकता है। उन्होंने अपनी इकाई के सबसे सक्षम और ठंडे दिमाग वाले जांचकर्ताओं के साथ एक विशेष जांच दल का गठन किया। जैसा कि अंजलि ने वादा किया था, सेना मुख्यालय से विशेषज्ञ निरीक्षण अधिकारी भी शामिल हुए, साथ ही प्रसद, जिससे जांच दल का पैमाना और अधिकार बहुत मजबूत हो गया। उनका पहला कदम पीड़ितों की व्यापक जांच था। टीम ने उन सभी इकाइयों में सैनिकों के साथ गुमनाम सर्वेक्षण और एक एक करके साक्षात्कार करना शुरू किया, जहां रीना और दिव्या ने कभी सेवा की थी। शुरू में अधिकांश सैनिकों ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। सेना जैसे बंद संगठन में एक आंतरिक मुखबिर बनना एक गद्दार के रूप में पहचाने जाने के बराबर था और प्रतिशोध का डर गहराई से समाया हुआ था। लेकिन जांच दल ने लगातार उन्हें आश्वस्त किया कि यह जांच मेजर जनरल अंजलि शर्मा का सीधा आदेश है और गवाहों की पहचान उनकी जान की कीमत पर सुरक्षित रखी जाएगी। उन्होंने सैनिकों की न्याय की भावना को भी जगाया, यह कहते हुए, यदि हम इस सड़ी हुई प्रथा को अभी समाप्त नहीं करते हैं तो आप या आपके जूनियर अगले शिकार होंगे। पहली गवाही एक बहुत ही तुच्छ बात से शुरू हुई। एक कॉर्पोरल ने यह प्रकट करने का साहस किया कि सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या अक्सर कहती थी, पुरुषों के खाने का तरीका ही घिनौना है, कुत्ते की तरह। भोजन के समय एक अन्य सैनिक ने गवाही दी कि सार्जेंट रीना अक्सर शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान यौन रूप से अपमानजनक बयान देती थी, जैसे तुम लोग लड़कियों से भी कमजोर हो, ऐसे शरीर के साथ क्या तुम मर्द भी बन सकते हो? उन सैनिकों से जो पीछे रह जाते थे। एक गवाही ने उन अन्य आवाजों के लिए दरवाजा खोल दिया जो अब तक दबी हुई थीं। जैसे एक छोटे से छेद से एक बांध टूट जाता है, वैसे ही स्वीकारोक्तियों की बाढ़ आ गई। सैनिकों ने रीना और दिव्या से अनुभव की गई विभिन्न मौखिक हिंसा और गरिमा के अपमान की कहानियां बताने के लिए होड़ लगा दी। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या ने मुझे अपनी मां से फोन पर बात करते हुए सुना। फिर उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मां का लाडला, अभी तक दूध पीना नहीं छोड़ा क्या? सार्जेंट रीना ने मेरे मंगेतर का पत्र यह कहकर छीन लिया कि वह इसे सेंसर करेगी, फिर उसे जोर जोर से पढ़ा। उसने पत्र की सामग्री को कई दिनों तक मजाक का विषय बनाया। मुझे इतनी शर्म आई कि आखिरकार मेरा मंगेतर से रिश्ता टूट गया। अगर हम प्रशिक्षण के दौरान कोई गलती करते तो वह यह कहने में संकोच नहीं करती, तुम्हारे माता पिता पर तरस आता है जिन्होंने तुम जैसे इंसान को जन्म दिया। वे हमें सैनिक नहीं बल्कि अपना भावनात्मक कचरा पात्र समझते थे। अगर उनका मूड अच्छा होता तो हम सुरक्षित रहते, लेकिन अगर थोड़ा भी खराब होता
तो वह बिना किसी कारण के गलतियां ढूंढती और हर तरह की गालियां देती। गवाहियां आती रहीं। उनके कर्म केवल कठोर शब्दों से कहीं ज्यादा थे। यह सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग और एक घिनौनी बदमाशी थी जिसने मानव गरिमा को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी महिला स्थिति को एक ढाल के रूप में या यहां तक कि एक हथियार के रूप में पुरुष सैनिकों को चालाकी से नियंत्रित करने और उन पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल किया, विशेष रूप से क्योंकि उनकी बदमाशी शारीरिक की तुलना में मानसिक हिंसा पर अधिक केंद्रित थी। यह आसानी से बाहर प्रकट नहीं होता था और पीड़ित केवल चुपचाप पीड़ित हो सकते थे। जब्त किए गए उनके मोबाइल फोन और निजी कंप्यूटरों से और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डिजिटल फॉरेंसिक के परिणामों से पता चला कि अपनी त्वरित संदेश बातचीत में वे नियमित रूप से सैनिकों के असली नामों का उल्लेख करते हुए सड़क छाप रोमियो, लानत है इस पितृसत्ता पर, और संभावित यौन हिंसक जैसे अत्यधिक घृणित भावों का उपयोग करते थे। उन्होंने सैनिकों के शारीरिक रूप का मूल्यांकन किया, उनकी निजी प्रेम कहानियों को मजाक का विषय बनाया और यहां तक कि उन विशेष सैनिकों को परेशान करने के तरीकों पर भी चर्चा की जिन्हें उन्होंने लक्षित किया था। सिपाही विक्रम सिंह के बारे में बातचीत भी मिली। आज ट्रेनिंग में उस नए सिपाही को देखो, उसका चेहरा कितना भोला है। सुना है कि अपनी जनरल मां की सिफारिश पर आया है। देखते हैं वह कितने दिन टिकता है। ऐसे लोगों को एक बार कुचलना जरूरी है ताकि वे ज्यादा होशियारी न दिखाएं। उन्होंने विक्रम को उसकी सेवा की शुरुआत से ही एक शिकार के रूप में चिन्हित कर लिया था। उस दिन की घटना कोई संयोग नहीं थी, बल्कि उनकी विकृत और सुनियोजित घृणा की मनोविज्ञान का परिणाम थी। पैंडोरा का बक्सा पूरी तरह से खुल चुका था। उस बक्से के अंदर से वे सभी सड़े हुए सत्य निकले जो अब तक चुपचाप किए जाते रहे थे। जांच रिपोर्ट दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही थी। कर्नल राजेश कुमार को रिपोर्ट पढ़ते समय बढ़ते गुस्से के कारण कई बार मेज पर मुक्का मारना पड़ा। यह केवल सेना के भीतर एक विचलन नहीं था, यह एक गंभीर अपराध था जिसमें एक विशेष विचारधारा वाले व्यक्तियों ने अपनी घृणा को निकालने के लिए सेना के विशेष वातावरण का दुरुपयोग किया और पूरे संगठन को बीमार कर दिया। जांच के परिणाम हर दिन मेजर जनरल अंजलि को रिपोर्ट किए जाते थे। रिपोर्ट पढ़ते समय उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने केवल कठोर अभिव्यक्ति के साथ दस्तावेजों के पन्ने पलटे, लेकिन उनकी चुप्पी किसी भी गुस्से की अभिव्यक्ति से ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखों की चमक और भी ठंडी हो गई और उसमें दृढ़ संकल्प की एक रोशनी झलक रही थी, मानो उन्होंने कुछ तय कर लिया हो। यह मामला अब केवल सागर प्रहरी प्रशिक्षण केंद्र का मुद्दा नहीं रहा। जब जांच उन इकाइयों तक फैली जहां रीना और दिव्या ने कभी सेवा की थी, तो इसका प्रभाव अनियंत्रित हो गया। उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले अन्य एनएससीओ के नाम सामने आने लगे और उनके कार्यों को नजरअंदाज करने या उन पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी का मुद्दा भी सामने आया। 2 महिला एनएससीओ द्वारा खोले गए छोटे से उपहास के दरवाजे ने वास्तव में सेना के भीतर छिपी सड़ी हुई प्रथाओं और घृणा से भरे पैंडोरा के बक्से को चौड़ा खोल दिया था। अब उस बक्से से निकली बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी, या यूं कहें कि इसे फैलने से पहले पूरी तरह से नष्ट करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल अंजलि और इस मामले का सामना कर रहे सभी कमांडरों के कंधों पर आ गई थी। सच्चाई का बोझ बहुत भारी था और इसका सामना कर रही सेना अब एक भयंकर तूफान के केंद्र में खिंची चली जा रही थी। हिरासत की कोठरी में सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या अपने सामने की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने आरोपों का जोरदार खंडन किया और अन्याय की आवाज उठाई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शब्द कभी कभी कठोर होते थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मजबूत मार्कोस बनाने के लिए प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। उन्होंने यहां तक चिल्लाया कि यह सब उन्हें गिराने के लिए एक लक्षित जांच है क्योंकि विक्रम एक जनरल का बेटा है। लेकिन उनका हौसला तब टूट गया जब सैन्य पुलिस के जांचकर्ताओं ने उनकी त्वरित संदेश बातचीत के रिकॉर्ड और अतीत के पीड़ितों की गवाही की सूची दिखाई। जो घिनौनी बातचीत उन्होंने की थी, सैनिकों के प्रति स्पष्ट घृणा और उपहास के सबूतों ने सभी बचावों को असंभव बना दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जो जहर उन्होंने फैलाया था वह अब एक खंजर बनकर उनकी अपनी गर्दन के लिए खतरा बन गया है। बाहरी दुनिया से अलग थलग ठंडी कोठरी में अकेले उस मजबूत कवच में
दरारें पड़ने लगीं जो उन्हें सहारा दे रहा था। वह कवच एक विकृत विश्वास था कि हम पीड़ित हैं और सभी पुरुष अपराधी हैं। सार्जेंट रीना एनएसईओ बनने से पहले एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी। उसे पुरुष केंद्रित सामाजिक संरचना के प्रति तीव्र घृणा थी। इंटरनेट समुदायों के माध्यम से पुरुष द्वेषी विचारधारा के संपर्क में आने के बाद उसकी सोच और भी चरम हो गई। वह मानती थी कि दुनिया में सभी अन्याय पुरुषों के कारण होते हैं और उनसे घृणा करना और उन्हें अलग थलग करना एक सच्चाई है। फिर उसने सोचा, सेना सबसे चरम पुरुष केंद्रित समाज है और वहां जाकर अपनी शक्ति से उन्हें नियंत्रित करने से ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं होगा। उसके लिए सेना अपने विश्वासों को साकार करने का एक मंच थी और एक ऐसा अवसर था जो उसे पुरुषों पर कानूनी रूप से अत्याचार करने की शक्ति देता था। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या का मामला थोड़ा अलग था। उसे शुरू से ही पुरुषों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके भारत के क्रास के परसान सीता एक्सेस्टात करने के जान करने के लिए विपरीत वह एक मजबूत सैनिक बनने के शुद्ध आदर्शों के साथ सेना में शामिल हुई थी। लेकिन नियुक्ति के बाद अपनी पहली इकाई में उसे एक भयानक अनुभव हुआ। एक साथ भोजन कार्यक्रम के दौरान एक नशे में धुत वरिष्ठ पुरुष एनएसईओ ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने रिपोर्ट करने का साहस किया, लेकिन उसे केवल फुसलाना और दबाव मिला। वह नशे में था। यह स्वाभाविक है। ज्यादा संवेदनशील मत बनो, मामले को बड़ा मत बनाओ, इसे चुपचाप सुलझा लो। संगठन ने उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि उसे एक अजीब व्यक्ति के रूप में दिखाया। उस घटना के बाद उसके दिल में पुरुषों के प्रति गहरा अविश्वास और घृणा पैदा हो गई। उसने सभी पुरुषों को संभावित अपराधी मानना शुरू कर दिया और अपनी रक्षा के लिए किसी से भी ज्यादा मजबूत और क्रूर बनने का संकल्प लिया। सैनिकों पर फेंके गए अपमानजनक शब्द एक तरह का आत्मरक्षा तंत्र थे और उसके अतीत के घावों पर विकृत प्रतिशोध का एक रूप थे। दोनों ने अपने घावों और घृणा को साझा करते हुए जल्दी से दोस्ती कर ली। वे एक दूसरे को समझने वाले एकमात्र लोग थे और संघर्ष के साथी बन गए। अपनी दुनिया में सैनिकों का उपहास और अपमान एक न्याय संगत कार्य था और अन्यायपूर्ण दुनिया के खिलाफ उनका प्रतिरोध था। वे नहीं जानते थे या जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि उनके द्वारा चलाए गए शब्दों की तलवार ने कितने गहरे घाव दिए हैं। वे मानते थे कि इक्स सत्तर करते हैं, अतीत में मिले घावों ने सब कुछ सही ठहरा दिया है। लेकिन जैसे ही वे अंजलि शर्मा नामक एक बड़ी दीवार से टकराए, उनके द्वारा बनाए गए मजबूत विश्वास का किला रेत के महल की तरह ढहने लगा। अंजलि वह पुरुष नहीं थी जिससे वे नफरत करती थीं। वह एक महिला थी और एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने उच्चतम पद पर पहुंचकर अपनी क्षमता साबित की थी। उनके तर्क के अनुसार अंजलि को उनके पक्ष में होना चाहिए था, दमित महिलाओं की आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन अंजलि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और उन्हें अदालत में ले आई। उसकी उपस्थिति ने रीना और दिव्या के काले और सफेद विश्वदृष्टि को हिला दिया कि महिलाएं पीड़ित हैं, पुरुष अपराधी हैं। अंजलि ने उन्हें दिखाया कि असली ताकत लिंग से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सही विश्वास की भावना से आती है और एक सच्चा सैनिक अपने अधीनस्थों को लिंग या पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि उन सभी का सम्मान करता है और संघर्ष के साथियों के रूप में उनकी रक्षा करता है। ठंडी कोठरी की दीवार का सामना करते हुए रीना ने पहली बार अपने विश्वासों पर संदेह करना शुरू किया। जिन पुरुष सैनिकों से वह इतनी नफरत करती थी, उनके चेहरे उसके दिमाग में आ गए। वे ज्यादातर 20 साल के युवा थे, सामान्य बच्चे जो एक अनजान जगह पर कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के लिए घर छोड़ आए थे। कभी कभी डर से कांपते, कभी कभी परिवार को याद करते। क्या उन पर फेंके गए श्राप और अपमान वास्तव में सही थे? दिव्या ने अपने अतीत के घावों पर विचार किया। उसे चोट पहुंचाने वाला स्पष्ट रूप से वह विशेष व्यक्ति था, लेकिन उसने सभी पुरुषों को एक ही अपराधी के रूप में क्यों माना और अपनी घृणा क्यों निकाली? क्या उसका बदला गलत दिशा में नहीं चला गया था? जब मेजर जनरल अंजलि ने विक्रम सिंह को इस देश के सभी बेटे कहा, तो उसने एक अकथनीय अपराधबोध को अपने दिल को जकड़ते हुए महसूस किया। उन्हें ढकने वाले कवच में दरार और बड़ी हो गई। उस दरार से पश्चाताप, अपराधबोध और अंतहीन भय की ठंडी हवा अंदर घुस गई। वे अपने कार्यों के भयानक परिणामों का सामना करते हुए धीरे धीरे टूट रहे थे, लेकिन उनका देर से हुआ पछतावा गिरा हुआ पानी था।
और उनके द्वारा खोले गए पैंडोरा के बक्से ने दुनिया को बहुत सारी सच्चाइयां दिखा दी थीं। एकमात्र वास्तविकता जिसका उन्हें सामना करना था वह उनके कवच के पूरी तरह से टूटने के बाद आने वाला कठोर न्याय का समय था। उस घटना के बाद सिपाही विक्रम सिंह अपने साथियों के बीच एक अजीब व्यक्ति बन गया। किसी ने भी खुले तौर पर उस दिन की घटना के बारे में नहीं पूछा या उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हर किसी के उसके प्रति रवैये में एक अदृश्य दीवार महसूस हो रही थी। कुछ लोग उससे सहानुभूति रखते थे, कुछ झिझकते थे और अन्य लोग सूक्ष्म रूप से इस गलतफहमी पर कटाक्ष करते थे कि उसने मामले को बढ़ाने के लिए अपनी जनरल मां से शिकायत की थी। विक्रम के लिए सबसे मुश्किल अपने साथियों से सूक्ष्म दूरी थी। वे ऐसे साथी थे जिन्होंने नरक जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से एक साथ दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाया था, लेकिन अब जब भी वे विक्रम से बातचीत करते तो वे उसके पीछे की बड़ी छाया मेजर जनरल अंजलि शर्मा को महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। वे उससे बात करने या मजाक करने में अजीब महसूस करने लगे। एक पल में विक्रम एक सुनसान द्वीप जैसा हो गया। वह और भी लगन से प्रशिक्षण लेने लगा। वह दूसरों से पहले उठकर प्रशिक्षण मैदान में दौड़ता और जयकारे लगाते समय किसी से भी ज्यादा जोर से चिल्लाता। वह अपनी कमजोर छवि को मिटाना चाहता था, एक ऐसे बच्चे की छवि जो अपनी मां की छाया में शरण लेता हो। उसे यह साबित करना था कि वह अपनी मां के प्रभाव के बिना एक मजबूत मार्कोस बन सकता है। उसे करना ही था, यदि नहीं तो वह हमेशा इस कलंक के साथ जिएगा कि उसकी सैन्य सेवा अपनी मां की सिफारिश के कारण आसान थी। लेकिन जब रात होती और वह बैरक में अकेला लेटता तो उस दिन की यादें हमेशा उसे सताती। सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास, दिव्या की अपमानजनक आवाज, उस पर निर्देशित उपहास और हंसी, और यह सब देखने वाली उसकी मां का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा। वे यादें उसके दिमाग में एक अमिट मुहर की तरह अंकित थीं। वह उन दोनों महिला एनएसओ से नफरत करता था। उनकी विकृत घृणा ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही वह अंततः अपनी मां पर निर्भर होने के लिए खुद से नाराज और शर्मिंदा था। उसकी मां को उस समय वहां क्यों आना पड़ा? शायद बेहतर होता अगर वह उस अपमान को अकेले सह लेता और समय के साथ उसे भूल जाने देता। उसकी मां के हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया था, लेकिन साथ ही उसके स्वाभिमान पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। यह मानो इस तथ्य की पुष्टि करता था कि वह केवल एक असहाय बच्चा था जो अपनी ताकत से कुछ भी हल नहीं कर सकता था। एक रात परेड के बाद एक साथी बैरक के कोने में सावधानी से उसके पास आया। वह कॉर्पोरल संजय था, जो बुनियादी प्रशिक्षण के समय से ही उसका बहुत करीबी था। विक्रम, तुम ठीक हो? उस एक शब्द ने विक्रम के दिल में दबी हुई किसी चीज को फोड़ दिया। वह जवाब नहीं दे सका और केवल अपना सिर झुका लिया। संजय ने उसके कंधे पर थपथपाया। भाई, हीन भावना मत पालो, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वे दोनों औरतें पागल थीं, हम सब जानते हैं। सच कहूं तो शुरू में हम भी हैरान थे। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मां इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए हम सब उलझन में थे कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन उस दिन मैडम जनरल का भाषण सुनने के बाद हम सबकी सोच बदल गई। संजय एक पल के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, मैडम जनरल ने कहा ना कि वह यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कर रही हैं। सच कहूं तो यह सुनकर मैं भावुक हो गया। अब तक अगर हमारे साथ कोई अधिकारी अन्याय करता था तो हम कहीं शिकायत नहीं कर सकते थे, बस मन में दबाकर रखते थे। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा बचाव कर रहा हो, इसीलिए बहुत मजबूत महसूस हुआ। तो हमारे साथ अजीब या हीन महसूस मत करो, तुम हमारे दोस्त हो। विक्रम सिंह, समझे? अपने साथी की सच्ची सांत्वना ने विक्रम की आंखों में आंसू ला दिए। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके साथी उससे दूर नहीं जा रहे थे, वे केवल सावधान थे। और उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी मां की कार्रवाई ने न केवल उसे बल्कि वहां के सभी सैनिकों को भी दिया था बहुत बड़ा साहस और सांत्वना। उस रात विक्रम सो नहीं सका। वह अपनी मां के बारे में सोच रहा था। उसकी मां जो हमेशा मजबूत और अडिग थी, उसकी मां जो हमेशा उसके प्रति सख्त और कठोर थी। लेकिन उस दिन उसकी मां सबसे निचले स्तर के एक सैनिक के लिए तलवार उठाने को तैयार थी। उसे यकीन था कि अगर वह सैनिक उसका बेटा नहीं होता तो भी उसकी मां वही करती। उसकी मां की छवि अब शर्मनाक महसूस नहीं हो रही थी। यह अब वह बंधन नहीं था जिसे उसे तोड़ना था।
बल्कि एक राजसी पहाड़ था जिसका उसे अनुकरण करना था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची आत्मनिर्भरता मां से भागना नहीं है, बल्कि तब है जब वह उन मूल्यों को अपनी ताकत से बनाए रख सकता है जिन्हें उसकी मां बचाना चाहती थी। अगली सुबह प्रशिक्षण मैदान में विक्रम सिंह की आंखों की चमक अलग थी। उसकी आंखों में अब शर्म या गुस्से की कोई छाया नहीं थी। इसके बजाय किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए एक दृढ़ संकल्प और अपने रास्ते पर चलने की दृढ़ता झलक रही थी। वह अब अपनी मां की छाया में छिपा हुआ एक कमजोर बच्चा नहीं था। वह एक स्वतंत्र मार्कोस के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था, जो अब एक राजसी पहाड़ को अपनी पीठ के सहारे अपनी चोटी पर चढ़ना शुरू कर रहा था। उसकी असली सैन्य जिंदगी उसी पल से शुरू हुई थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा का कार्यालय हमेशा साफ सुथरा और ठंडा रहता था। उनकी बड़ी मेज पर ये का सत्ता मेजर जनरल जान सत्ता है दस्तावेजों के ढेर करीने से लगे हुए थे और दीवार पर सैन्य अभियानों के नक्शे त्रुटिहीन रूप से लगे हुए थे। वहां एकमात्र निजी सामान उनके बेटे विक्रम के साथ उनकी एक पुरानी तस्वीर थी। लेकिन इस समय उनकी नजर उस तस्वीर पर नहीं, वहां एकमात्र निजी सामान बल्कि उनकी मेज पर रखी मोटी रिपोर्ट पर टिकी थी। नौसेना सैन्य पुलिस से सार्जेंट रीना पाटिल और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर से संबंधित प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट। रिपोर्ट की सामग्री उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। हर पन्ना जो वह खोलती उन दोनों महिला एनसीओ के घिनौने व्यवहार को उजागर करता, जिससे उन्हें गुस्से से परे एक गहरी निराशा महसूस होती। वह भारतीय सेना से किसी से भी ज्यादा प्यार करती थीं और उन्होंने एक सैनिक के रूप में गर्व के साथ अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन यह तथ्य कि जिस संगठन में वह रहती थीं, उसका सबसे गहरा हिस्सा इतना सड़ चुका था, उन्हें बहुत आहत महसूस हुआ। वह उठीं और खिड़की के पास गईं। बाहर मुख्यालय का शानदार दृश्य फैला हुआ था। कहीं वहां उनका बेटा और हजारों अन्य युवा देश की रक्षा के लिए पसीना बहा रहे थे। वे देश की पुकार पर अपनी जवानी का त्याग करने को तैयार थे। लेकिन देश ने उन्हें क्या दिया? उनकी गरिमा की रक्षा करने के बजाय देश ने उन्हें वर्दी पहने अन्य अपराधियों द्वारा बेरहमी से कुचलने दिया। नहीं, अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन प्रशिक्षण मैदान में उनके बेटे की छवि स्पष्ट रूप से सामने आई। धूल से भरी वर्दी, बिना किसी बचाव के गहरी नींद में सोता हुआ भोला चेहरा और उपहास के बीच जागने पर उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा। उस समय उनका दिल चाकू से कटा हुआ महसूस हो रहा था। वह अपने जनरल पद को भूल जाना चाहती थीं, एक कमांडर के रूप में जिम्मेदारी को भूल जाना चाहती थीं और बस दौड़कर अपने बेटे को गले लगाना चाहती थीं। पूछना चाहती थीं कि क्या वह ठीक है, माफी मांगना चाहती थीं और वादा करना चाहती थीं कि उनकी मां सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थीं। जैसे ही वह अपनी भावनाओं को दिखाती, यह मामला एक जनरल मां द्वारा बच्चे को बचाने की कार्रवाई में बदल जाता। अगर ऐसा होता तो इस मामले का सार धुंधला हो जाता और इस देश के हजारों सैनिकों, असली पीड़ितों की आवाज फिर से दब जाती। उन्हें एक मां के दिल को अपनी वर्दी के सबसे गहरे हिस्से में दफनाना था और उन्हें इस मामले को केवल एक कमांडर की ठंडी तर्कसंगतता से हल करना था। वह अपनी मेज पर लौटी और फोन का रिसीवर उठाया। उन्होंने नौसेना सैन्य पुलिस के कमांडर कर्नल राजेश कुमार से संपर्क किया। मैं मेजर जनरल अंजलि हूं। फोन के दूसरी तरफ से कर्नल राजेश की तनावपूर्ण आवाज आई। जी जनरल, कर्नल राजेश कुमार यहां। रिपोर्ट मुझे मिल गई है। अच्छा काम किया। जी जनरल, कोई बात नहीं। एक बात जो मैं पूछना चाहती हूं कर्नल, तुम्हारे अनुसार यह मामला कितना फैलेगा? कर्नल राजेश एक पल के लिए चुप हो गए। यह एक बहुत ही संवेदनशील सवाल था। सच कहूं तो जनरल, मुझे डर है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। मीडिया को इसकी भनक लगने लगी है। न केवल मार्कोस मुख्यालय बल्कि सेना मुख्यालय भी ध्यान से देख रहा है। यदि यह खबर जनता तक पहुंचती है तो यह एक बहुत ही विस्फोटक मुद्दा बन सकता है और पूरी सैन्य संस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा कर सकता है। तो तुम इसे दबाना चाहते हो? अंजलि की आवाज ठंडी हो गई। ऐसा नहीं है जनरल, बिल्कुल नहीं। बस इसके प्रभाव को कम करने के लिए। क्या कम करना चाहते हो तुम? सड़े हुए हिस्से पर प्लास्टर लगाकर। किसी दिन यह संक्रमण फैल जाएगा और हमें शायद पूरे हाथ और पैर काटने पड़े। अंजलि ने दृढ़ता से जारी रखा। कर्नल राजेश, ध्यान से सुनो।
मैं इस मामले को कम करने या दबाने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कोई भी इसमें शामिल है, पद की परवाह किए बिना उसे अदालत में लाया जाना चाहिए। यदि किसी भी पक्ष से कोई दबाव है जिसे तुम संभाल नहीं सकते, तो सीधे मुझे रिपोर्ट करो। मैं जिम्मेदार हूंगी। मैं सेना के शरीर में इस कैंसर को खत्म करने के लिए अपना पूरा सैन्य करियर दांव पर लगा दूंगी। उनकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। कर्नल राजेश कुमार फोन का रिसीवर पकड़े हुए पूरे शरीर में कांप गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी जनरल से नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी से बात कर रहे हैं जो इतिहास की दिशा बदलने जा रहा है। उन्होंने एक सच्चे कमांडर की आवाज सुनी, जो अपनी व्यक्तिगत छव्य या संस्था की तुलना में सैनिकों के मानवाधिकारों और सेना के भविष्य को अधिक महत्व देता था। जी, समझ गया जनरल। फोन बंद करने के बाद अंजलि ने एक लंबी सांस ली। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह जिस रास्ते पर चल रही हैं, वह कितना खतरनाक है। सेना जैसे विशाल संगठन की खामियों को उजागर करने का मतलब बहुत सारे दुश्मन बनाना था। जो लोग उनके विश्वासों का विरोध करते थे, वे किसी भी तरह से उन्हें गिराने की कोशिश करते। वे शायद उनके बेटे को एक कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करके उन पर हमला करते। उन्होंने एक दराज खोली और अपने बेटे के साथ एक पुरानी तस्वीर निकाली। विक्रम के प्रशिक्षण में जाने से पहले की तस्वीर, अजीब छोटे बालों और शर्मीली मुस्कान के साथ। उन्होंने तस्वीर में अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा। विक्रम, मेरे बेटे, मां को लगता है कि उसे तुम्हारे लिए एक मां बनना बंद करना होगा। मां को अब इस देश के सभी बेटों के सम्मान की रक्षा के लिए सबसे कठोर मां बनना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मां के इस सच्चे इरादे को समझोगे, और मुझे उम्मीद है कि तुम आने वाली किसी भी कठिन परीक्षा में टिके रहोगे। बहुत समय बाद पहली बार उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वे आंसू जल्द ही उनके दृढ़ संकल्प में समा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। खिड़की के बाहर सूरज डूबने लगा था, लेकिन मेजर जनरल अंजलि का कार्यालय पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। यह एक स्टील के सैनिक के दृढ़ संकल्प और दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा गर्म एक मां के दिल से निकलने वाली रोशनी थी जो एक साथ जल रही थी। एक महिला जनरल का धधकता दृढ़ संकल्प तेजी से फैल गया, मानो सेना जैसे बंद संगठन में सूचना नियंत्रण नेटवर्क का मजाक उड़ा रहा हो। शुरू में यह खबर मार्कोस के बीच केवल एक गपशप बनकर रह गई, जैसे दो महिला एनएसओ ने सेना के जनरल के बेटे को परेशान करके अपनी मौत बुलाई, उनका करियर खत्म। लेकिन जब एक विशेष जांच दल का गठन हुआ और संबंधित इकाइयों में व्यापक निरीक्षण शुरू हुआ, तो स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। यह अफवाह फैलने लगी कि यह केवल एक व्यक्तिगत गुस्से का विस्फोट नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान था जिसे सेना के शीर्ष अधिकारियों ने चुपचाप अनुमति दी थी। रीना और दिव्या की तरह सैनिकों के प्रति मौखिक हिंसा और अपमान करने वाले अन्य अधिकारी छिपने लगे। वे चिंतित थे कि उनके अतीत के कर्म उजागर हो सकते हैं, और वे उन सैनिकों पर ध्यान देने लगे जिन्हें वे आम तौर पर नजरअंदाज करते थे। इसके विपरीत दमित सैनिकों के बीच आशा और अपेक्षाएं चुपचाप बढ़ने लगीं। मेजर जनरल अंजलि अब उनके लिए केवल एक जनरल नहीं थी, उन्हें अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक और उनकी आवाज उठाने वाली एक नायिका माना जाता था। हमारी इकाई के सार्जेंट की भी जांच होनी चाहिए, या काश जनरल। अंजलि हमारी डिवीजन की कमांडर होती आम बातचीत बन गई। एक अप्रत्याशित जगह से भी दरारें सामने आईं, महिला सैनिक समुदाय के भीतर से ही। शुरू में कई महिला सैनिक रीना और दिव्या के बारे में खबर सुनकर नाराज थीं। महिला सैनिकों के खिलाफ पहले से ही बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं। अब उनके जैसे लोगों के कारण सभी महिला सैनिक बदनाम हो रही हैं, उन्होंने शिकायत की। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो महिला सैनिकों का सम्मान बड़ी मेहनत से बनाया था, वह उन दो लोगों ने एक पल में धूमिल कर दिया था। लेकिन कुछ हलकों से अन्य आवाजें उठने लगीं, खासकर जब यह पता चला कि सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी और संगठन ने उसकी रक्षा नहीं की थी। कुछ महिला सैनिकों का तर्क था कि सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या की कार्रवाई वास्तव में गलत थी, लेकिन क्या उसे ऐसा बनाने वाली सैन्य संस्कृति भी जिम्मेदार नहीं थी? केवल महिला होने के कारण उन्हें जो भेदभाव और पीड़ा सहनी पड़ी थी, उसने उन्हें एक राक्षस में बदल दिया था। यह मामला केवल अपराधी और पीड़ित की योजना से परे सेना के भीतर लैंगिक भेदभाव और संरचनात्मक समस्याओं पर एक बहस में विकसित होने लगा। यह विवाद सेना मुख्यालय के लिए एक बड़ा बोझ बन गया।
सेना मुख्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने मेजर जनरल अंजलि के कदम पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक ओर वे उनकी दृढ़ता और प्रेरक शक्ति की प्रशंसा करते थे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें लगा कि वह बहुत आगे निकल गई हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा। उन्हें चिंता थी कि यह मामला पूरी सेना के प्रति विश्वास को हिला देगा और एक व्यापक सामाजिक मुद्दा यानी लैंगिक संघर्ष बन जाएगा। क्या जनरल अंजलि बहुत एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रही हैं? मार्कोस की समस्या मार्कोस को ही हल करने के लिए छोड़ देनी चाहिए थी। एक सेना की जनरल को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा और मामले को क्यों बढ़ाना पड़ा? यह सोए हुए बाघ को जगाने जैसा है। हमने एक ऐसा पैंडोरा का बक्सा खोल दिया है जिसे बंद रहना चाहिए था। हमें इसे मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए जाने से पहले चुपचाप सुलझा लेना चाहिए। अगर यह बहुत ज्यादा शोर शराबा बन गया तो मुश्किल होगी। सेना मुख्यालय के भीतर मेजर जनरल अंजलि पर जांच को जल्दी समाप्त करने और अपराधियों के लिए चुपचाप सजा के साथ मामले को सुलझाने के लिए दबाव डालने का एक आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने अंजलि के करीबी जनरलों के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश की या मार्कोस कमांड पर अप्रत्यक्ष दबाव डाला ताकि सेना के हस्तक्षेप के बिना मामले को आंतरिक रूप से हल किया जा सके। लेकिन अंजलि नहीं हिली। उन्होंने सभी फुसलाने और दबाव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सेना मुख्यालय के निष्क्रिय रवैये की खुले तौर पर आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को सेना के भविष्य के लिए सुधार का एक संकेत बनाया जाना चाहिए। समस्या सड़ चुकी है। हम केवल दर्द के डर से ऑपरेशन से नहीं बच सकते, भले ही यह अभी दर्दनाक हो। हमें सड़े हुए हिस्से को फेंकना होगा ताकि सेना फिर से स्वस्थ हो सके। यदि हम इस मामले को आधे अधूरे मन से ढकते हैं तो हम लोगों और इतिहास के सामने पाप करेंगे। उनके दृढ़ रवैये ने सेना मुख्यालय के भीतर राय को विभाजित कर दिया। कुछ सुधारवादी अधिकारी अंजलि के तर्कों का समर्थन करने लगे। यह आम सहमति बनने लगी कि सेना के भीतर सैनिकों के मानवाधिकारों का मुद्दा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस अवसर पर बड़े पैमाने पर नवीनीकरण की आवश्यकता है। यह मामला अब अंजलि की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहा। यह सेना की पुरानी प्रथाओं को बनाए रखने वाले रूढ़िवादी गुट और सेना में सुधार करने वाले प्रगतिशील गुट के बीच एक बड़े छद्म युद्ध में विकसित हो गया था। सिपाही विक्रम सिंह की छोटी सी घटना से शुरू हुई। दरार अब इतनी बड़ी हो गई थी कि वह सेना नामक विशाल चट्टान को विभाजित कर सकती थी जो ठोस दिखती थी। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह तूफान किस दिशा में जाएगा और इसके अंत में क्या इंतजार कर रहा है। भारतीय सेना अपने स्थापना के बाद से सबसे बड़े परिवर्तन के भंवर के कगार पर खड़ी थी। हिरासत की कोठरी में समय को विकृत करने की शक्ति होती है। उस जगह पर जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई थी, रीना और दिव्या अपने पापों का सामना करने के लिए एक दर्दनाक समय से गुजर रही थीं। जो भावनाएं शुरू में गुस्से और अन्याय की भावना से भड़क रही थीं, वे समय बीतने के साथ धीरे धीरे समर्पण और निराशा में बदल गईं। उनसे मिलने वाले केवल ड्यूटी पर तैनात जांचकर्ता और राज्य द्वारा नियुक्त वकील थे। जांचकर्ता हर दिन उन्हें दबाने के लिए नए सबूत और गवाहियां पेश करते थे, जबकि वकील केवल उदास चेहरे से दोहराता रहता था कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में अलग थलग थीं। जो सहकर्मी पहले उनके साथ घूमते थे और सैनिकों का मजाक उड़ाने में शामिल होते थे, अब उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें डर था कि आग उन तक भी पहुंच जाएगी, इसलिए उन्होंने रीना और दिव्या से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया या यहां तक कि उनके कर्मों की निंदा करने में भी शामिल हो गए। दोनों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था, लेकिन वे एक ही निराशा का बोझ महसूस कर रही थीं। रीना अपने विश्वासों के ढहने से उत्पन्न खालीपन से पीड़ित थी। वह दुनिया को अच्छे और बुरे, पीड़ित और अपराधी के सरल द्वंद्व से देखती थी और वह हमेशा मानती थी कि वह सही पीड़ित के पक्ष में है। लेकिन जांच रिकॉर्ड में अनगिनत पीड़ितों की चीखें उसे लगातार याद दिलाती थीं कि वह एक अपराधी के रूप में कितनी भयानक थी। जिस अपराधी से वह नफरत करती थी, उसका चेहरा आईने में उसके अपने चेहरे से मिलने लगा। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। एक सपना जिसमें जिन सैनिकों का उसने मजाक उड़ाया था, वे उसे घेर लेते थे और उन्हीं शब्दों से बदला लेते थे। ऐसे में क्या तुम अब भी एक सैनिक बन सकती हो?
तुम्हारे माता पिता पर तरस आता है जिन्होंने तुम जैसे इंसान को जन्म दिया। वह चीखते हुए उठती, फिर ठंडी कोठरी के फर्श पर सिकुड़ जाती और लंबे समय तक रोती रहती। दिव्या विश्वासघात की भावना से कांप रही थी। उसे लगा कि उसने सैन्य संगठन और महिला सैनिकों के अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। शायद उसका तरीका कठोर और गलत था, लेकिन वह मानती थी कि समस्या की जड़ उस संगठन में है जो उसकी रक्षा करने में असमर्थ था। लेकिन अब वह संगठन उसे बेरहमी से फेंकना चाहता था। उसके अतीत के यौन उत्पीड़न का तथ्य केवल उसके विभिन्न अपराधों के लिए सजा को कम करने का एक कारण माना गया। किसी ने भी उसके घावों को ईमानदारी से नहीं सुना। उसे लगा कि उसका इस्तेमाल किया गया है और उसे फेंक दिया गया है। उसकी घृणा अब सभी पुरुषों पर नहीं, बल्कि उसे नजरअंदाजत करने वाले पूरे सैन्य संगठन पर निर्देशित थी। निराशा के अंत में दोनों के बीच के संबंध भी टूटने लगे। शुरू में उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करने और इस स्थिति से एक साथ गुजरने का वादा किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी सजा का स्तर अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर है, तो वे धीरे धीरे एक दूसरे को दोष देने लगीं। अगर उस समय सार्जेंट रीना ने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं इतनी दूर नहीं जाती। नहीं, सिपाही विक्रम सिंह का मजाक उड़ाना सबसे पहले सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या ने शुरू किया था। मैं तो बस उसके साथ थी। जांचकर्ता के सामने वे अपने पापों को कम करने की कोशिश में एक दूसरे पर दोष मढ़ती थीं। वे जो कभी एक दूसरे के घावों को भरने वाले एकमात्र साथी थे, अब जीवित रहने के लिए एक दूसरे को काटने वाले दुश्मन बन गए थे। उनके द्वारा एक साथ बनाया गया घृणा का किला व्यर्थ में ढह गया। बाहरी हमले के कारण नहीं, बल्कि भीतर से विश्वासघात के कारण। जो लोग उस सन्नाटे के किले में बंद थे, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। विश्वास, साथी, सम्मान, सब कुछ खो गया था। उन्होंने बहुत कड़वाहट से महसूस किया कि उनके कर्मों की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। जो मानसिक अलगाव और असहायता उन्होंने पुरुष सैनिकों पर थोपी थी, वह अब उन्हें कई गुना वापस मिल रही थी। एक रात दिव्या सो नहीं सकी और अपनी कोठरी में इधर उधर टहल रही थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। छोटी सलाखों के पीछे रात के आसमान में तारे उदासीनता से चमक रहे थे। उसे याद आया जब वह पहली बार एक सैनिक बनी थी और रात में चलते हुए आसमान में तारों को देखती थी। उस समय यह थका देने वाला था, लेकिन उसका दिल जोश से भरा था। उसे देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक होने पर इतना गर्व था कि उसे थकान महसूस नहीं होती थी। उस समय की भोली भाली वह कहां चली गई थी? किस चीज ने उसे इस तरह से तोड़ दिया था? पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे, लेकिन समय को पीछे नहीं किया जा सकता था। जिस सन्नाटे के किले में वे कैद थीं, वह एक जेल थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था, और अब उस जेल का दरवाजा खोलने की चाबी उनके हाथों में नहीं थी। उन्हें न्याय के दिन का इंतजार करते हुए अंतहीन निराशा की सुरंग में अकेले चलना था। उस घटना को 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान सिपाही विक्रम सिंह ने केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। कॉर्पोरल संजय की मदद से उसके साथियों के साथ उसके संबंध काफी सुधर गए थे, लेकिन वह अभी भी कम बोलता था और अनावश्यक कार्य न करने की कोशिश करता था। उसके भीतर अभी भी एक अनसुलझी गांठ थी, यानी उसकी मां के साथ उसका संबंध। उस घटना के बाद उसने कभी भी अपनी मां से सीधे मुलाकात या बात नहीं की। मेजर जनरल अंजलि ने जानबूझकर संपर्क से परहेज किया ताकि यह आभास न हो कि उनके बेटे को विशेष व्यवहार मिल रहा है। विक्रम भी अपनी मां से लापरवाही से संपर्क नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या उसे धन्यवाद देना चाहिए या दोष देना चाहिए? उसका दिल उलझा हुआ था। एक सप्ताहांत मिलने की अनुमति दी गई। विक्रम ने किसी को भी पंजीकृत नहीं किया। उसने सोचा कि उसकी मां निश्चित रूप से नहीं आएंगी, लेकिन मिलने का समय समाप्त होने से ठीक पहले एक ड्यूटी अधिकारी ने उसे बुलाया। सिपाही विक्रम सिंह, कोई मिलने आया है। एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ विक्रम मिलने के कमरे की ओर गया। मिलने के कमरे की खिड़की के पीछे उसकी मां अंजलि शर्मा खड़ी थीं। उन्होंने वर्दी नहीं बल्कि साधारण नागरिक कपड़े पहने हुए थे। उनके बिना मेकअप वाले चेहरे पर इतने समय की चिंताओं की थकान दिख रही थी, लेकिन अपने बेटे को देखने वाली उनकी आंखों की चमक अभी भी गर्म थी। विक्रम ने अजीब तरह से फोन का रिसीवर उठाया। उसकी मां ने भी चुपचाप फोन का रिसीवर उठाया। एक पल के लिए उनके बीच केवल सन्नाटा था।
दोनों झिझक रहे थे कि कहां से शुरू करें। अंजलि ने ही सबसे पहले बात शुरू की। तुम्हारा चेहरा बहुत काला हो गया है। जी मां, प्रशिक्षण के कारण। मुश्किल तो नहीं हो रही? जी कोई बात नहीं मां। एक अजीब चुप्पी फिर से छा गई। विक्रम अनजाने में अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसने हिम्मत करके वे शब्द निकाले जो उसने लंबे समय से अपने मन में दबा रखे थे। मां उस दिन क्यों आई थी? अपने बेटे का सवाल सुनकर अंजलि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता था कि उनका बेटा यह सवाल पूछेगा। मां बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। पहले सोचा था कि दूर से देखकर ही चली जाऊंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह की स्थिति में देखूंगी। विक्रम ने अपने होंठ काटे। मैं इसे खुद संभाल सकता था। भले ही मां ने हस्तक्षेप न किया होता। उसकी आवाज में दोष देने का एक स्वर था। यह विचार कि उसकी मां ने उस परीक्षा को छीन लिया था जिसे वह खुद दूर करना चाहता था, और अंततः एक कमजोर बच्चा बनने की हीन भावना जिसने मां की मदद से समस्या हल की, उसे लगातार पीड़ा दे रही थी। अंजलि ने अपने बेटे के दिल को पढ़ा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, क्या तुम जानते हो कि मां ने उस दिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, है ना? अंजलि ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। गलत। उस समय मां ने तुम्हें अपने बेटे विक्रम सिंह के रूप में नहीं देखा। मां ने तुम्हें भारत गणराज्य के मार्कोस के एक सिपाही के रूप में देखा। भले ही तुम मेरे कमांड में नहीं थे, मां ने तुम्हें इस देश के उन सैनिकों में से एक के रूप में देखा जिनकी मुझे अपनी जान देकर रक्षा करनी है। उन्होंने खिड़की के पार अपने बेटे की ओर सीधे देखा और जारी रखा, तुम्हारे अनुसार एक कमांडर का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? युद्ध जीतना? निश्चित रूप से यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, और वह है अपने अधीनस्थों की गरिमा की रक्षा करना। एक सेना जो अपनी गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती, वह कभी भी एक मजबूत सेना नहीं बन सकती। उस दिन उस जगह पर एक सैनिक की गरिमा को बेरहमी से कुचला जा रहा था। अगर मां उसे देखकर भी अनदेखा कर देती तो मां इस वर्दी को पहनने के लायक नहीं रहती। भले ही वह मेरा बेटा न होता, मां वही करती। नहीं, अगर मेरा बेटा अपराधी होता तो मां तुम्हें उनसे 10 गुना ज्यादा कठोर सजा देती। यही मेरा विश्वास और मेरी सैनिक भावना है। अंजलि की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी कठोरता थी। विक्रम को आखिरकार समझ आया, उसकी मां की कार्रवाई व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं आई थी। यह एक सैनिक के रूप में उसके विश्वास और जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति थी, जिसे उसने जीवन भर निभाया था। उसने अपनी मां को गलत समझा था। मुझे माफ कर दो मां, अंजलि ने धीरे से कहा। तुम निश्चित रूप से सब कुछ अपनी ताकत से दूर करना चाहते थे, और मां ने ठंडे पानी का छींटा मार दिया। लेकिन विक्रम, असली ताकत सब कुछ अकेले सहना नहीं है। कभी कभी साथियों पर भरोसा करने और अन्याय के सामने मदद मांगने का साहस भी आवश्यक होता है। और अपनी मां पर निर्भर होने में शर्म महसूस मत करो। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। उन शब्दों ने विक्रम की आंखों में आंसू ला दिए। जो भारी पत्थर इतने समय से उसके दिल पर दबाव डाल रहा था, वह एक पल में पिघल गया। शर्म, दोषारोपण, हीन भावना, वे सभी भावनाएं आंसुओं के साथ बह गईं। मां, धन्यवाद। वह केवल इतना ही कह सका, और किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। मां और बेटा फोन का रिसीवर पकड़े हुए लंबे समय तक एक दूसरे को देखते रहे। खिड़की की पारदर्शी दीवार ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। जो ईमानदारी अब तक अनकही थी, वह आखिरकार बिना आवाज के बहते आंसुओं के माध्यम से एक दूसरे को छू गई। उस दिन बेटे ने आखिरकार अपनी मां के असली दिल को समझा, और मां आखिरकार अपने बड़े हो चुके बेटे के घाव को देख सकी। मां और बेटे की उस संक्षिप्त मुलाकात के बाद सेना के भीतर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि मेजर जनरल अंजलि इस मामले से कभी पीछे नहीं हटेंगी, तो उनका समर्थन करने वाले और उनका विरोध करने वाले गुटों के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई। यह मामला अब केवल 2 महिला एनएसओ के लिए सजा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गया जो पूरी सेना के सुधार की दिशा तय करेगा। सैन्य पुलिस की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई। रीना और दिव्या के लिए अनुशासन परिषद की सुनवाई तय हो गई थी, और सैन्य अभियोजकों के बीच दी जाने वाली सजा के स्तर पर तीखी बहस हुई। सैन्य दंड संहिता में लागू किए जा सकने वाले सभी संभावित अनुच्छेदों, जैसे वरिष्ठ अधिकारी का अपमान और हिंसा के साथ अधिकार का दुरुपयोग की समीक्षा की गई।
पीड़ितों की बड़ी संख्या और उनके आदतन और दुष्ट प्रकृति के कार्यों को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि सजा फटकार या कारावास जैसी हल्की पाबंदियों के साथ समाप्त नहीं होगी। सेना के भीतर यह अफवाह व्यापक रूप से फैली हुई थी कि उन्हें अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा या जबरन बर्खास्त कर दिया जाएगा। मीडिया भी अब इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ मीडिया ने मार्कोस में महिला एनएसओ द्वारा सैनिक के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी। सेना मुख्यालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवालों पर केवल मानक जवाब दिया कि पुष्टि की जा रही है, लेकिन वे जानते थे कि एक बड़ा तूफान आ रहा है। उन्होंने जवाबी तर्क तैयार करना शुरू कर दिया और सतर्क मोड में आ गए यदि खबर फटती। इस अराजक स्थिति के बीच मेजर जनरल अंजलि अपनी स्थिति पर दृढ़ रहीं। उन्होंने निर्धारित प्रशिक्षण का नेतृत्व किया, दस्तावेजों की समीक्षा की और अपने नियमित कर्तव्यों का पालन हमेशा की तरह किया। लेकिन उनका कार्यालय तूफान का केंद्र था। सेना मुख्यालय और प्रत्येक सेना के मुख्य कमांडरों से बहुत सारे फोन कॉल आए। कुछ ने उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन दिया, लेकिन कुछ ने सेना की स्थिरता को बाधित करने के लिए खुले तौर पर उनकी आलोचना की या उनसे स्थिति को शांति से हल करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी कॉलों का शांति और दृढ़ता से जवाब दिया। क्या आप चाहते हैं कि सेना स्थिर रहे? तो हमें इसकी सड़ी हुई जड़ों को काटना होगा। आज की अराजकता केवल वह दर्द है जिससे हमें एक स्वस्थ सेना बनाने के लिए गुजरना होगा। सबसे बड़ा दबाव राजनीतिक दुनिया से आया। कुछ सांसदों ने इस मामले का राजनीतिक रूप से फायदा उठाने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने कमजोर सैन्य अनुशासन और मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाया और सेना प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। इस बीच सत्ताधारी दल के सदस्यों को चिंता थी कि यह मामला फैल जाएगा और सरकार के लिए एक बोझ बन जाएगा, इसलिए उन्होंने त्वरित समाधान का आग्रह किया। उन्होंने मेजर जनरल अंजलि को सीधे स्पष्टीकरण देने के लिए संसद में बुलाने की भी धमकी दी। एक रात उन्हें सैन्य अकादमी के अपने बैच के एक दोस्त का फोन आया जो अब राष्ट्रपति भवन में कार्यरत था। एक निजी बातचीत के आधार पर उनके दोस्त ने सावधानी से बातचीत शुरू की। अंजलि, राष्ट्रपति भी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। एक बड़ी चिंता है कि यह सेना की एकता को नुकसान पहुंचाएगा और समाज में अशांति पैदा करेगा। तो वे मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? अंजलि की आवाज ठंडी थी। कृपया सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा मत टिको, थोड़ा और लचीला होने की कोशिश करो। हमें सेना के सम्मान के बारे में भी सोचना होगा, है ना? अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कृपया इसे बहुत ज्यादा शोर शराबा मत बनाओ। यही शीर्ष अधिकारियों की इच्छा है। यह एक वास्तविक बाहरी दबाव था। अंजलि एक पल के लिए चुप हो गईं, फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। हमारे जनरल दोस्तों को बता दो, सेना का सच्चा सम्मान समस्याओं को छिपाने से नहीं बना रहता है। वह सम्मान तभी बना रहता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, खुद को सजा देते हैं और उन्हें सुधारते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति को बता दो, मेजर जनरल अंजलि शर्मा इस मामले को केवल संविधान और सैन्य कानून के अनुसार ही संभालेंगी, बिना किसी राजनीतिक विचार के। फोन बंद करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर झुक गईं। ऐसा लगा जैसे हर कोई दुश्मन है, लेकिन वह डरी नहीं थीं। उनके पीछे हजारों सैनिक थे जिनके नाम और चेहरे वह नहीं जानती थीं। उनकी चुप्पी में छिपी चीखों ने उन्हें साहस दिया। अनुशासन परिषद की सुनवाई की तारीख घोषित हो गई। बस कुछ ही दिन बाकी थे। उस दिन रीना और दिव्या का भाग्य तय होगा और वह निर्णय शायद भारतीय सेना के भविष्य को तय करेगा। उस निर्णायक दिन से पहले पूरी सेना अपनी सांसें रोके हुए थी, आने वाले बड़े तूफान का इंतजार कर रही थी। माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा तनाव था जो सब कुछ निगल सकता था। तूफान से पहले की शांति। अनुशासन परिषद की सुनवाई की सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। नीचे लटके काले बादल मानो मूसलाधार बारिश बरसाने वाले थे। पूरे मार्कोस मुख्यालय को भारी दबाव में डाल रहे थे। जिस इमारत में सुनवाई हो रही थी उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और अधिकृत कर्मियों के अलावा किसी के भी प्रवेश पर सख्ती से रोक थी। अनुशासन परिषद की अध्यक्षता मार्कोस के उप कमांडर ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारी और बाहरी कानून विशेषज्ञ सदस्य थे। असामान्य रूप से
मेजर जनरल अंजलि इस मामले की पहली रिपोर्टर के रूप में एक विशेष सदस्य के रूप में उपस्थित थीं। यह अंत तक इस मामले की जिम्मेदारी लेने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। साथ ही यह एक अनकहा चेतावनी भी थी कि वह परिषद पर किसी भी बाहरी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगी। कठोर चेहरे के साथ सार्जेंट रीना और सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या को सैन्य पुलिस द्वारा सुनवाई कक्ष में ले जाया गया। उनके चेहरों पर अब कोई अहंकार या प्रतिरोध नहीं था, केवल बेचैनी और भय था। वे मेजर जनरल अंजलि को वहां बैठा देखकर चौंक गईं और तुरंत अपना सिर झुका लिया। सुनवाई दस्तावेजों की जांच के साथ शुरू हुई। सैन्य पुलिस द्वारा तैयार किए गए सैकड़ों पन्नों के जांच रिकॉर्ड परिषद के सदस्यों को बांटे गए। सुनवाई कक्ष शांत था, केवल पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। परिषद के सदस्यों ने रिकॉर्ड पढ़ा, कभी कभी गुस्से से आहें भरते, कभी कभी चिंतित भाव से अपना माथा मलते। उनके कर्म केवल कुछ गलतियां नहीं थे, बल्कि एक व्यापक रिकॉर्ड था जो दिखाता था कि वर्दी पहनते समय मनुष्य के प्रति सम्मान न रखने वाला कोई व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद जांच के अधीन व्यक्तियों से पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या सामने आई। परिषद के अध्यक्ष ने सवाल शुरू किया। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर, क्या आप सैन्य पुलिस के जांच रिकॉर्ड में उल्लिखित सभी तथ्यों को स्वीकार करती हैं? कांपती आवाज में दिव्या ने जवाब दिया, कुछ हिस्सों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन ज्यादातर तथ्य मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन मेरे पास भी कारण है। वह रोते हुए अपने अतीत में हुए यौन उत्पीड़न और संगठन द्वारा संरक्षित न किए जाने के घाव के बारे में बताने लगी। उसने यह तर्क देकर सजा में नरमी की गुहार लगाई कि उसके कार्य एक रक्षा तंत्र और एक विकृत गुस्से का विस्फोट थे। उसकी गवाही सुनते समय कुछ परिषद के सदस्यों की नजरें डगमगा गईं। अगला नंबर सार्जेंट रीना का था। उसने एक अलग रणनीति चुनी। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया। जिस विचारधारा को मैं मानती हूं, उसके अनुसार मेरे कार्य एक अन्यायपूर्ण पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ एक वैध आलोचना और प्रतिरोध थे। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेना जैसे चरम पुरुष समूह के भीतर अपनी आवाज उठाना आवश्यक है। उसने घृणा को एक विश्वास के रूप में लपेटकर अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की, बजाय इसके कि वह पछताए। उसके बेशर्म रवैये ने सुनवाई कक्ष में माहौल को ठंडा कर दिया। कुछ परिषद के सदस्य तो अविश्वास में व्यंग्यात्मक रूप से हंसे भी। दोनों से पूछताछ पूरी होने के बाद अंतिम अवसर एक विशेष सदस्य के रूप में मेजर जनरल अंजलि को दिया गया। वह अपनी कुर्सी से उठी। सुनवाई कक्ष में सभी लोगों को धीरे धीरे देखा, फिर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में अपना मुंह खोला। अध्यक्ष महोदय और परिषद के माननीय सदस्यों, मैं आज यहां एक सैनिक की मां के रूप में उपस्थित नहीं हूं। मैं किसी विशेष लिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी यहां नहीं हूं। मैं यहां एक वरिष्ठ सैनिक के रूप में खड़ी हूं, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है, और एक कमांडर के रूप में सेकलाक की में जो इस देश के सभी सैनिकों को अपने बच्चों के समान मानती है। उन्होंने अपनी नजर उन दो लोगों की ओर घुमाई जो जांच के अधीन कुर्सियों पर सिर झुकाए बैठे थे। सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर, अतीत में एक वरिष्ठ सैनिक और एक साथी महिला के रूप में तुम्हें जो पीड़ा हुई, उसके बारे में मैं गहरी सहानुभूति व्यक्त करती हूं। यह तथ्य कि संगठन तुम्हें बचाने में विफल रहा हमारी एक वास्तविक गलती है, लेकिन तुम्हारे घाव दूसरों को चोट पहुंचाने का औचित्य नहीं बन सकते। तुमने अपनी पीड़ा का इस्तेमाल निर्दोष कमजोर लोगों के प्रति वही हिंसा करने के बहाने के रूप में किया है। उनकी नजर सार्जेंट रीना की ओर घूमी। सार्जेंट रीना पाटिल, तुम जो भी विचारधारा मानती हो वह तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय सेना तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यताओं को साकार करने के लिए एक प्रयोगशाला नहीं है। एक सैनिक केवल संविधान और जनता के प्रति वफादार होता है, किसी विचारधारा या विशेष विश्वास के प्रति नहीं। तुमने अपनी वर्दी द्वारा दी गई पवित्र शक्ति का इस्तेमाल अपनी विकृत घृणा को निकालने के एक उपकरण के रूप में किया है। यह एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा पाप है। अंजलि फिर से परिषद के सदस्यों की ओर मुड़ी। हम आज यहाँ केवल 2 एनएससीओ को दंडित करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। इस मामले के माध्यम से हम इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर हैं जहां हमें यह तय करना है कि सेना किस दिशा में जाएगी। यदि हम भावनाओं में फंस जाते हैं और यहां सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हैं,
तो हम उन हजारों सैनिकों का विश्वास खो देंगे जो चुपचाप अपनी स्थिति में पसीना बहा रहे हैं। उनके अंतिम शब्दों ने एक ऐसा करिश्मा बिखेरा जिसने पूरे सुनवाई कक्ष पर हावी हो गया। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सबसे कठोर फैसले के माध्यम से यह दिखाएं कि उन्होंने जो वर्दी पहनी थी उसका वजन कितना भारी था और उन्होंने जिस सैनिक के सम्मान के साथ विश्वासघात किया था वह कितना कीमती था। अंजलि का भाषण समाप्त होने के बाद सुनवाई कक्ष में एक भारी सन्नाटा छा गया। उनके शब्द केवल एक राय नहीं थे, यह एक राजसी भाषण था जिसने सेना के अस्तित्व के कारण और एक सैनिक के सार के बारे में मौलिक प्रश्न उठाए थे। अब किसी ने भी सजा में नरमी या लचीलेपन के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। न्याय का समय समाप्त हो गया था और जो कुछ बचा था वह केवल एक ठंडा फैसला था। परिषद के अध्यक्ष ने भारी अभिव्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त अवकाश की घोषणा की और अंतिम निर्णय लेने के लिए परिषद के सदस्यों के साथ एक बंद कमरे की बैठक में चले गए। रीना और दिव्या अपनी कुर्सियों पर पीले पड़े चेहरे के साथ धंसी हुई बैठी थीं, जैसे मौत की सजा पाए कैदी जो फांसी का इंतजार कर रहे हों। एक लंबी और भारी लगने वाली बंद कमरे की बैठक के बाद परिषद के सदस्य सुनवाई कक्ष में लौट आए। उनके चेहरे सभी कठोर थे और एकदम घोंटने वाला तनाव कमरे में भर गया था। रीना और दिव्या ने परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी को देखते हुए थूक निगला। यह वह क्षण था जहां सब कुछ समाप्त होने वाला था। परिषद के अध्यक्ष उठे और धीरे धीरे मोटे फैसले के दस्तावेज को उठाया। फिर एक धीमी और गंभीर आवाज में, ताकि सुनवाई कक्ष में हर कोई सुन सके, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। अनुशासन के अधीन सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर और सार्जेंट रीना पाटिल दोनों ने एक सैनिक के रूप में अपने मूल कर्तव्यों को भुला दिया है और सैन्य पदानुक्रम का दुरुपयोग करके अधीनस्थ सैनिकों के प्रति नियमित रूप से मौखिक हिंसा और गरिमा का अपमान किया है, जो सैन्य एकता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने और सैन्य सम्मान को कलंकित करने के लिए सिद्ध हुआ है। परिषद के अध्यक्ष एक पल के लिए रुके और दोनों पर एक तेज नजर डाली। विशेष रूप से अधीन व्यक्तियों ने अपने कर्मों के लिए कोई सच्चा पछतावा नहीं दिखाया है और विकृत विश्वासों या व्यक्तिगत घावों की आड़ में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें एक सैनिक के रूप में बहुत अयोग्य माना जाता है। फैसले की शुरुआत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। रीना और दिव्या के चेहरे निराशा में बदल गए। इसीलिए यह अनुशासन परिषद सैन्य अनुशासन को बनाए रखने और देश की रक्षा के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने वाले अधिकांश सैनिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लेती है। परिषद के अध्यक्ष ने फैसले का अंतिम पृष्ठ पलटा। उनके मुंह से निकला अंतिम फैसला उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठोर और दृढ़ था। एक, अनुशासन के अधीन सार्जेंट फर्स्ट क्लास दिव्या कौर और सार्जेंट रीना पाटिल को अपमानजनक रूप से बर्खास्त करने की सजा दी जाती है। अपमानजनक रूप से बर्खास्तगी यानी नौकरी से निकालना। जैसे ही यह शब्द सुनवाई कक्ष में गूंजा, रीना और दिव्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जबरन बर्खास्तगी के बीच सबसे भारी सजा। अपमानजनक रूप से बर्खास्तगी का मतलब न केवल वर्दी उतारना था, बल्कि एक सैनिक के रूप में सभी रिकॉर्ड और सम्मान को खोना भी था। अगले कुछ वर्षों के लिए सरकारी कर्मचारी बनने के अधिकार पर प्रतिबंध और पेंशन और भत्तों में भारी कटौती। यह सामाजिक मृत्यु दंड के बराबर था। 2, यह परिषद मानती है कि उनके आपराधिक कृत्य केवल अनुशासनात्मक प्रतिबंधों से हल होने वाली समस्या नहीं है। इसलिए सैन्य अभियोजक को औपचारिक जांच करने और सैन्य दंड संहिता के अनुसार आपराधिक सजा देने की सिफारिश करती है। अनुशासनात्मक सजा अंत नहीं थी, यह नागरिक संदर्भ में बर्खास्त किए जाने और साथ ही अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट किए जाने के बराबर था। वे अब संदिग्ध बन गई थीं, जो सैन्य अदालत में जेल की सजा पा सकती थीं। फैसला समाप्त होने के बाद दिव्या कौर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैं गलत थी, कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए, वह चिल्लाई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रीना केवल खालीपन से देख रही थी, मानो वास्तविकता को नकार रही हो। उसे देर से एहसास हुआ कि जिसे वह विश्वास मानती थी वह वास्तव में एक जहर था जो उसे विनाश की ओर ले गया। मेजर जनरल अंजलि ने उस दृश्य को एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी आंखों में एक विजेता की खुशी या सहानुभूति नहीं थी,
केवल एक कमांडर की भारी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी ताकि ढह चुके सैन्य अनुशासन को बहाल किया जा सके। जब परिषद के अध्यक्ष ने सुनवाई बंद कर दी तो सैन्य पुलिसकर्मी पास आए और रोती हुई दिव्या और हक्की बक्की रीना को सुनवाई कक्ष से बाहर ले जाने के लिए उठाया। जिस सेना से वे नफरत करती थीं, जिन सैनिकों का उन्होंने मजाक उड़ाया था, उनके सामने वे सबसे दयनीय और अपमानजनक उपस्थिति में बाहर निकलीं। जो अपमान के बीज उन्होंने बोए थे, उन्होंने अंततः अपने लिए एक भयानक विनाश का फल दिया। उस दिन के फैसले ने पूरी सेना में एक बड़ा झटका दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि 2 सक्रिय एनएसओ, खासकर महिला सैनिक, को अपमानजनक रूप से बर्खास्त किया जाएगा और साथ ही आपराधिक सजा का निशाना बनाया जाएगा। यह फैसला सेना के शीर्ष अधिकारियों की ओर से एक दृढ़ बयान के बराबर था कि वे अब सैनिकों के मानवाधिकारों के मुद्दे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गुट इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, वह चुप हो गया, जबकि सुधार की मांग करने वाली आवाज को ताकत मिलने लगी। मेजर जनरल अंजलि उन सबके बीच खड़ी थीं। जिस लड़ाई को उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर शुरू किया था, उसमें उन्होंने आखिरकार एक महत्वपूर्ण पहली जीत हासिल की। लेकिन वह जानती थीं कि यह अंत नहीं है। असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। सेना नामक विशाल संगठन में पुरानी प्रथाओं और संस्कृति को बदलना 1 या 2 लोगों को दंडित करने से कहीं ज्यादा लंबा और कठिन रास्ता होगा। न्याय हो चुका था, लेकिन जो रास्ता उन्हें तय करना था, वह अभी भी बहुत लंबा था। अपमानजनक रूप से बर्खास्तगी का निर्णय सुनाए जाने के बाद रीना और दिव्या ने अपनी वर्दी उतार दी और अपमान के साथ समाज में लौट आईं। उनकी कहानी मीडिया में सुर्खियां बन गई और समाज में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। सेना की बंद संस्कृति और सैनिकों के मानवाधिकारों का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया और सेना मुख्यालय को उबलते जनमत को शांत करने के लिए एक बड़े पैमाने पर रक्षा संस्कृति नवाचार योजना की घोषणा करनी पड़ी। उस तूफान के बीच में स्थित सिपाही विक्रम सिंह की इकाई में भी बदलाव की हवा चली। उस घटना के बाद इकाई में माहौल स्पष्ट रूप से बदल गया। सैनिकों के प्रति वरिष्ठों का रवैया नरम हो गया और मौखिक हिंसा या गरिमा को कम करने वाले बयान मिलना मुश्किल हो गया। सैनिकों के बीच एक दूसरे का सम्मान करने की संस्कृति बनने लगी। विक्रम सिंह अब एक जनरल के बेटे के रूप में कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहा। उसे उसके साथियों और वरिष्ठों ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जो एक बड़े बदलाव का कारण बना। बेशक प्रक्रिया आसान नहीं थी। उसे दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहना अकल्पनीय था और वह हमेशा सबसे कठिन और सबसे गंदे काम में सबसे पहले रहता था। उसने जो परीक्षा अनुभव की, उसे एक विशेष व्यवहार में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की भावना में बदल दिया। समय बीता और विक्रम ने सागर प्रहरी में सभी प्रशिक्षणों को बहुत अच्छे परिणामों के साथ पूरा किया और एक आधिकारिक सदस्य बन गया। उसका सांवला चेहरा, उसका मजबूत शरीर और उसकी पहले से कहीं ज्यादा गहरी आंखों की चमक उस समय की गहराई को बताती थी जिससे वह गुजरा था। वह अब अपनी मां की छाया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने वाला एक कच्चा युवक नहीं था। परीक्षा के माध्यम से उसने खुद को साबित किया था और एक सच्चे मार्कोस के रूप में पुनर्जन्म लिया था। एक दिन मुख्यालय में एक पत्र आया। भेजने वाला अप्रत्याशित रूप से बर्खास्त की जा चुकी दिव्या कौर थी। पत्र सैन्य अभियोजक द्वारा जांच के बाद सुनवाई का इंतजार करते समय उसके द्वारा भेजा गया था। विक्रम एक पल के लिए झिझका और फिर पत्र खोला। उसके अंदर अस्त व्यस्त लिखावट में उसका पछतावा लिखा हुआ था। सिपाही विक्रम सिंह को, मुझे पता है कि मैं यह पत्र लिखने के लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हें एक अमिट घाव दिया है। मुझे पता है कि कोई भी शब्द मुझे माफ नहीं करवा सकता। इतने समय तक मैं नफरत में जीती रही। मैंने दुनिया और सेना को दोषी ठहराया जिसने मुझे ऐसा बनाया। लेकिन ठंडी कोठरी में अकेले विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अंत में मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा था। मेरी पीड़ा दूसरों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं हो सकती। आपकी मां मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने मुझे सिखाया है कि एक सच्चा सैनिक होने का और सच्ची ताकत का क्या मतलब है। शायद मैं उनसे जीवन भर नफरत करूंगी, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि मैं उनका जीवन भर सम्मान करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे लोगों के कारण आप सेना के बारे में केवल बुरी यादें नहीं रखेंगे। आपके पास एक महान सैनिक बनने के सभी गुण हैं। मैं वास्तव में माफी मांगती हूं, दिव्या कौर। विक्रम ने शांति से पत्र मोड़ा।
वह उसे माफ नहीं कर सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका देर से हुआ पछतावा सच्चा था। उसे जलाने के बजाय उसने पत्र को अपने लॉकर के सबसे गहरे हिस्से में रख दिया, एक अनुस्मारक के रूप में कि विकृत घृणा के कितने भयानक परिणाम होते हैं और एक इंसान की गरिमा कितनी कीमती होती है। उस रात पहली बार विक्रम ने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं विक्रम हूं। हाँ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं मां, बस आपकी आवाज सुनना चाहता था। फोन के दूसरी तरफ से उसकी मां की हल्की हंसी सुनाई दी। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जी मां, अब तो सीनियर्स भी प्यार करने लगे हैं। अच्छा है। एक संक्षिप्त बातचीत, लेकिन दोनों की आवाज में एक आराम और विश्वास था जो पहले नहीं था। बेटा अब अपनी मां को एक डरावनी शख्सियत नहीं मानता था, और मां अब अपने बेटे को केवल एक ऐसा बच्चा नहीं देखती थी जिसके बारे में चिंता करने की जरूरत हो। वे अब एक दूसरे का सम्मान करने वाले एक सैनिक और दुनिया के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए थे। राख से भी नई कलियां उगती हैं। उस भयानक घटना ने कई लोगों को गहरे घाव दिए, लेकिन उस घाव के ऊपर नई उम्मीदें उगने लगीं। सैनिकों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी और सेना के भीतर सड़ी हुई प्रथाओं को सुधारने का आंदोलन शुरू हुआ। विक्रम सिंह उस बदलाव के बीच अपने रास्ते पर चला। वह एक नई हरी और मजबूत कली थी जो अतीत के पापों से उठी। थाइन। कई साल बीत चुके थे। मेजर जनरल अंजलि द्वारा शुरू की गई घटना के बाद से भारतीय सेना बहुत बदल गई थी। सैन्य संस्कृति पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और तर्कसंगत हो गई थी, और सैनिकों के मानवाधिकार किसी भी मूल्य से ऊपर सर्वोच्च प्राथमिकता बन गए थे। बेशक सभी समस्याएं हल नहीं हुई थीं, लेकिन सेना ने अपनी खामियों को उजागर करने और उनमें सुधार करने की कोशिश करना बंद नहीं किया था। अंजलि को उनकी सेवाओं के लिए सेना के भीतर असाधारण रूप से सम्मानित किया गया, यहां तक कि उन्हें भारत के इतिहास में पहली महिला सेना प्रमुख बनने की उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन वह पद से बंध ही नहीं थीं। उन्होंने अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने वाले और सबसे निचले स्तर के सैनिकों के साथ बातचीत करने वाले एक फील्ड कमांडर बने रहना पसंद किया। उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि उनके कंधों पर बढ़ते सितारों की संख्या नहीं थी, बल्कि उनके सैनिकों के चेहरों पर बढ़ती मुस्कान थी। एक गहरी सर्दियों की रात वह एक फील्ड कमांड पोस्ट का निरीक्षण कर रही थीं। चाकू की तरह ठंडी हवा के झोंकों से टकराते सीमा की बाढ़ के साथ चलते हुए उनकी नजरें एक सैनिक की आकृति पर पड़ीं जो घने अंधेरे के बीच बिना हिले डुले पहरा दे रहा था। जमी हुई टोपी और मास्क के बीच केवल उसकी दोनों आंखें तेजी से चमक रही थीं। उस दृश्य को देखकर अंजलि को अचानक अपने बेटे की याद आ गई। विक्रम, कुछ साल पहले धूल के बीच पीड़ित सिपाही, अब वह एक बहादुर मार्कोस सार्जेंट बन गया था जो अंडमान सागर के सबसे बाहरी द्वीप पर तैनात था। उन्होंने कल्पना की कि उनका बेटा वहां इस सैनिक की तरह ही चुभती ठंड के बीच देश की रक्षा कर रहा है। वह चुपचाप उस सैनिक के पास पहुंची। किसी की उपस्थिति महसूस कर सैनिक चौंक गया और सलाम किया। जय हिंद जनरल। शाबाश। अंजलि ने एक गर्म कॉफी का कैन दिया। तुम्हारा नाम क्या है? जी, सिपाही बागस। उसकी आवाज अभी भी युवा थी, लेकिन उसमें एक सैनिक की दृढ़ता थी। ठंड तो नहीं लग रही? जी, कोई बात नहीं जनरल, जिस पोस्ट की मैं रखवाली कर रहा हूं वह सुरक्षित है। सैनिक का जवाब सुनकर अंजलि हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। वह बस उस सैनिक के बगल में लंबे समय तक खड़ी रहीं, उसके साथ अंधेरे आगे की ओर देखती रहीं। उस सन्नाटे में उन्होंने एक बार फिर महसूस किया कि उन्होंने जीवन भर किस चीज के लिए संघर्ष किया है। क्षेत्र या विचारधारा जैसी बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि इस जैसे सामान्य युवाओं के जीवन और गरिमा के लिए जो चुपचाप अपनी स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और उस भविष्य के लिए जिसे वे जिएंगे। कुछ समय बाद विक्रम का एक पत्र आया। पत्र जो उसने अपनी सेवा के अंत के करीब लिखा था। मां के लिए। मां, जल्द ही मैं यह वर्दी उतार दूंगा। एक ऐसा समय जो लंबा भी लगा और छोटा भी। जब मैं पहली बार यहां आया तो मैं मां से भागना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मैं जिससे भागना चाहता था वह मां नहीं, बल्कि मेरी अपनी कमजोरी थी जो आपके बेटे के नाम के पीछे छिपना चाहती थी। मैंने यहां बहुत कुछ सीखा और महसूस किया। मैं साथियों के साथ रोया और हंसा, ऐसी यादें बनाई जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और मैंने बहुत कड़वाहट से महसूस किया
कि एक इंसान की गरिमा कितनी कीमती है और इस वर्दी का वजन कितना भारी है। माँ, आप सबसे ज्यादा गर्व करने वाली माँ हैं और सबसे सम्मानित कमांडर हैं। जो मूल्य आप बचाना चाहती थीं, अब मैं भी उन्हें समाज में अपने जीवन में बनाए रखूंगा। आपकी कभी न बुझने वाली निगरानी के कारण हम हमेशा चैन की नींद सो पाते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया और मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका बेटा विक्रम। अंजलि ने अपने बेटे का पत्र बार बार पढ़ा। उनकी गालों पर गर्म आंसू बह निकले, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे खुशी के आंसू थे जो गर्व, कृतज्ञता और असीम प्रेम से भरे थे। उन्होंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में लिपटे मुख्यालय के ऊपर एक अर्धचंद्र धुंधला चमक रहा था और उसके नीचे कहीं आज हजारों भारतीय बेटे इस देश की रक्षा के लिए जाग रहे होंगे। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही उनका बेटा जल्द ही अपनी सेवा पूरी कर लेगा, वह अभी भी उन सभी बेटों की रक्षा करने वाली मां और कमांडर थीं। उन्होंने अपनी वर्दी का कॉलर ठीक किया। उनके दिल में रात के पहरेदार का कभी ना बुझने वाला लालटेन उज्ज्वलता से जल रहा था। उनका लंबा और खामोश संघर्ष एक ऐसी सेना बनाने के लिए जारी रहेगा जहां सभी भारतीय बेटों का सम्मान हो और उनकी जवानी व्यर्थ न जाए। समाप्त।